हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम यूपीएसआई की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने 100 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यूपीएसआई के जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं उनको पिक किया है। जब आप लोग इन क्वेश्चंस को देखोगे, इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन को देखोगे, तो चूंकि ये क्वेश्चंस क्या है, इसके पहले आईपीसी चलती थी, सीआरपीसी चलती थी, अब वो चेंज हो गई, बीएनएस आ गई, बीएनएसएस आ गई। तो वो धाराओं का यूज नहीं है, लेकिन वो जो धारा है किस स्लॉट से पिक की गई, समझे। जैसे सामान्य आशय का सिद्धांत क्या है, परिभाषाएं किस उसमें दी हैं, ये पूरी समझ बन जाएगी। प्लस इसको हम कनेक्ट करेंगे बीएनएस से। जैसे भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई, तो हम आपको ये भी बताएंगे बीएनएस कब प्रवृत्त हुई, प्रवृत्त होना क्या है। तो 10% कम से कम जो आपका मूल विधि में आईपीसी था, तो जब आप बीएनएस पर शिफ्ट करोगे ना, तो केवल एक सिंगल क्लास से 10% समझ बन जाएगी आज की क्लास से ही। और जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था ना कि मूल विधि है क्या पढ़ना है, बहुत कठिन होती है, कहीं से भी पूछ देते हैं, ये पूरा क्लियर कट माइंड में बन जाएगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो सिर्फ एक क्लास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बस देखो। साथ में ये भी देखोगे, जो हमारी पहली क्लास आती है ना, इसके बाद जो मार्केट में जो भी कोचिंग चल रही होती है ना, उनका भी पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाता है। ये आप लोग फील करोगे आने वाले समय में। क्योंकि 3 या 4 ऐसे बैचेज हैं हमारे जिसमें हमने एक्ट पढ़ाए हैं। वन दरोगा से शुरुआत की थी, वहां पर 2 एक्ट थे आपके, भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव अधिनियम। फिर आपका मंडी सचिव में मंडी अधिनियम था, बीपीओ में आपका अधिनियम था, पंचायती राज अधिनियम था, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम था। अब ये है आपका, इसमें आपका आप बीएनएस पढ़ोगे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएस पढ़ोगे, बीएनएसएस। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ोगे। ये 3 चीजें पढ़नी है। आज की क्लास से बाकी क्लासेज का एकदम पूरा आपका माइंड मैप क्लियर हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में आपको जो भी चीजें होंगी वो बताते रहेंगे। सबसे पहला है भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई। इस बारे में समझ लो कि सबसे पहला होता है कोई चीज कानून कब बना। कोई चीज कानून तब बनता है जब दोनों सदनों से पारित हो जाए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। संसदीय कानून की बात कर रहे हैं। राज्य के कानून ये होते हैं कि जहां पर दो सदनीय विधायिका है या विधानमंडल है, यानी विधानसभा विधान परिषद है, तो दोनों से पारित होना चाहिए, फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने चाहिए। संसदीय कानून, जब केंद्र में कानून कोई पारित होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए। जब दोनों से पारित होता है तो कहलाता है संसद द्वारा पारित। इसके बाद कानून कब बनता है, जब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं। तो जिस डेट में राष्ट्रपति साइन करता है तब वो बनता है कानून। फिर एक होता है प्रवृत्त कब हुआ, ये भी पूछा जाता है, जैसे यही है क्वेश्चन। प्रवृत्त होता है जब वो लागू होता है, और जब राष्ट्रपति साइन करता है तो कानून तो बन जाता है, वो लागू नहीं होता है। यहां से संसद का काम खत्म हो जाता है। अब ये काम किसके हाथ में चला जाता है, कार्यपाल का, यानी मंत्रिपरिषद के। जब भी मंत्रिपरिषद अपने राज्य के गजट में, राज्य मतलब केंद्र, स्टेट बोला जाता है किसी भी देश को, तो केंद्र के गजट में, राष्ट्रीय गजट में इसको प्रकाशित कर देती है और डेट बता देती है कि इस डेट से लागू होगा, तभी वो लागू हुआ माना जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सब लोग वाकिफ होंगे इससे। 2019 में ये पारित हो गया था, राष्ट्रपति के साइन हो गए थे, यानी कानून बन गया था। लागू कब हुआ था, 2024 में, क्योंकि 2024 में गजट में आया था और वहीं पर इसकी डेट डिसाइड की गई थी। जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, तीनों संहिता जो हैं, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तीनों संहिताएं आपकी पारित हुई हैं कब, अगर नॉर्मल बोलो कि लोकसभा से 20 दिसंबर 2023, राज्यसभा से अगले ही दिन 21 दिसंबर, राष्ट्रपति ने साइन किए 25 दिसंबर। लेकिन कानून ये लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2024 से। तो 2024 से, ये नए वाले का बता रहा हूं, बीएनएस का। तो 2024 से जब ये लागू होगा ना, तब से माना जाएगा प्रवृत्त हुआ। इसको ध्यान रखना। अब यहां पर आ जाते हैं, भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई। तो ये कब प्रवृत्त हुई थी, 6, यहां पर 1 जनवरी 1862 प्रवृत्त होना पूछ रहा है। कानून कब बन गया था, ये 6 अक्टूबर 1860 को। किसने, लॉर्ड मैकाले था, एक व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इतना समझदार था कि एक 15 डेज में एक नई भाषा सीख लेता था।
1833 का अधिनियम आया था, आपका चार्टर एक्ट आया था, अगर जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी हो, पॉलिटी पढ़ी हो। इस चार्टर एक्ट में प्रावधान था, दो तीन चीज़ों का प्रावधान था। एक तो था आपका कि जो विधि आयोग बनेगा एक, उस विधि आयोग का अध्यक्ष ही बनाया गया इस प्रावधान के बाद। विधि आयोग मतलब कानून बनाने के लिए आयोग। एक समिति बनी थी, शिक्षा पर समिति। तो जो आधुनिक शिक्षा है ना, वो मैकाले ने पूरी ड्राफ्ट की थी कि अंग्रेजी में शिक्षा होगी, पाश्चात्य शिक्षा मतलब जो पश्चिमी देशों में चल रही वो सारी चीजें, वो भी ये था। एक विधि सदस्य जोड़ा गया था वायसराय की कार्यकारिणी में, अस्थाई था, 1+3 थे। इसके बाद एक अस्थाई जोड़ा गया, आगे चल के ये 1853 में स्थायी हो जाएगा। 1853 का जो कानून आएगा, इतना जिनको नहीं समझ में है कोई बात नहीं, ये याद करने की चीज़ नहीं, मैं तो केवल कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको विधि सदस्य भी बनाया गया था। मैकाले के बारे में बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट ये शिक्षित व्यक्ति था। इसी ने ही जो है आईपीसी पूरी ड्राफ्ट की थी। अब जो बीएनएस बनी है, बीएनएस में तो किसी का नाम नहीं आया किसने ड्राफ्ट की थी, क्योंकि जितने प्रावधान इसके थे वही उठा के यहाँ पिक कर दिए गए। कुछ हटाने थे, कुछ में संशोधन करना था, थोड़ा और संशोधन किया। ड्राफ्ट करना होता है जब कोई नई चीज बनाई जाए, नई लिखावट हो। जब उसी चीज में संशोधन करना हो, पिक करके कॉपी पेस्ट करना हो, तो वो फिर किसी का नाम नहीं आता है, किसी ने कुछ इतना खास काम किया नहीं। ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई, ये लागू कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 से। अंग्रेजों का काल था। आगे चलो, यही इसमें लिखा है, 1 जनवरी 1862 से प्रवृत्त हुई थी, ब्रिटिश काल में हुई थी। ठीक। अब ध्यान रखो, जब ये लागू हुई थी तो अंग्रेजों का जहां जहां शासन था ना, उन्होंने सब जगह, सब देशों ने यही अपना ली थी, क्योंकि इन्हीं के गवर्नर बैठे थे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इंडिया का ही पार्ट था, तो इन्होंने भी लागू की। स्वतंत्र होने के बाद भी इन्होंने इसी को ही चलाया, क्योंकि इतने जल्दी आसान नहीं है, भारत अभी बदल पाया कानून। ठीक है, अभी भी बहुत से कानून अंग्रेजों वाले चल रहे हैं हमारे यहाँ। इसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश तो हो गया, फिर इनका कहाँ, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, यहाँ पर भी शासन था और यहाँ पर भी सेम लागू हुई थी। यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी ध्यान रखना। अब आ जाते हैं बीएनएस पर। बीएनएस कब पारित हुई, मैंने पहले ही बता दिया, 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पारित किया गया, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पारित किया गया, 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, यानी कानून बन गया ये 25 दिसंबर को। फिर प्रवृत्त या लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2024 से। बस इतना ही है। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित, कहीं पर आए अधिनियमित, कानून। ठीक है। विधायी, विधायी स्वरूप कब मिला, वैधानिक रूप से कब बना, ये सारी चीज होती है कानून बनना, एक ही चीज होती है। तो अधिनियमित कब हो गया था, 6 अक्टूबर 1860 को, पहले ही बताया जा चुका है। और वही सेम चीज बीएनएस के बारे में लिख दी गई। ऐसे हम कनेक्ट करते रहेंगे। तो जिन्होंने भी पहले आईपीसी और उसके प्रावधान पढ़ के रखे हैं ना, वो सीधा बीएनएस पर आ जाएंगे, अपने आप को सीधा कनेक्ट कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखो, कोई भी चीज आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है, तभी आप उसको पढ़ पाओगे। आप तैयारी कर रहे हो सब इंस्पेक्टर की, एक सब इंस्पेक्टर जो होता है एफआईआर यही व्यक्ति दर्ज करता है, इंक्वायरी ऑफिसर भी मैक्सिमम सब इंस्पेक्टर ही बनते हैं। मीन्स जो भी न्याय इंडिया में मिल रहा है, यानी कि न्यायिक तंत्र में चले जाओ आप, तो क्या है आपके, जज यानी न्यायालय, वकील। तो जो चीज आप ये पढ़ रहे हो ना, आईपीसी, आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया, बीएनएसएस आ गया, और साक्ष्य अधिनियम, पूरा भारत की कानून व्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। कुछ एक कानून होते हैं जैसे अलग अलग, जैसे फाइनेंशियली कानून अलग बना दिए है ना, सेबी का कानून अलग, कुछ उसको करोगे, इंश्योरेंस का कानून, उसमें गिनी चुनी धाराएं होती हैं, वन्य जीव अधिनियम, वहां पर जाके आम आदमी का ज्यादा होता नहीं, उनसे पाला नहीं पड़ता है। पूरे देश की जो मेन कानून व्यवस्था है वो इन कानूनों पर टिकी है, और एक कानून के आधार पर ही न्याय मिल रहा है। न्यायिक तंत्र जो है उसमें पुलिस भी आती है आपकी, जज भी आते हैं, वकील आते हैं, पूरी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले। ठीक। अब इसमें जो एफआईआर आप दर्ज कर दोगे जिन धाराओं में, वो धाराएं ये सारी आप लोग पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। जजों को भी याद नहीं रहती हैं सारी धाराएं, आपने देखा होगा, वो भी रेफरेंस मांगते हैं, बुक मांगते हैं, चीजें, वकील से हेल्प लेते हैं, वकील को भी याद नहीं रहती, वो भी बुक लेके जाता है। जितने भी दरोगा भी होंगे ना, कितने भी होंगे, पूरी तो भूल जाओ,
30% याद नहीं रहती, वो भी उठाते हैं कानून का सहारा। लेकिन जब आपकी ये क्लासेज हो जाएंगी ना पूरी 2.5 महीने में, 2.5 मंथ में 2 सब्जेक्ट हमारा मुख्य फोकस है, एक मूल विधि और जीएस, दूसरा हिंदी। एक एक शब्द ऐसे याद हो जाएगा ना कि आप लोग इन सबको पढ़ा दोगे। और इससे क्या चेंज आएगा, सोचो आप लोगों का किस तरीके से एक प्रकार से होता है ना, डेवलपमेंट हो गया, सशक्तिकरण हो जाएगा कि आपको एक एक धाराएं पता है। आपके साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता है। थाने में जाओगे, यहाँ किस धारा में क्या कर रहे हो, किसी गरीब व्यक्ति को सता रहे, मतलब नौकरी तो एक जगह है, ऐसा ही बनोगे वो अलग है। वहां तो आप कानून व्यवस्था बनाओगे ही, लोगों को न्याय दिलाओगे, लेकिन उसके अलावा भी क्या चेंजेज आ सकते हैं। इसीलिए इस बैच पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे जो फायदा होगा, जो कानून की समझ सबको हो जाएगी, एक एक धारा की क्या मतलब है, कैसे ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समाज के सशक्तिकरण के लिए। इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होने जा रही है। और ध्यान रखना, जैसे ही 1 महीने की क्लासेज होंगी आपको ये सारी चीज़ें मौखिक याद होंगी, बहुत आसान बना दूंगा शुरुआत में ही। अभी देखो 4-5 क्वेश्चन होने दो, आपका एक पूरा माइंड मैप बना दूंगा कैसे याद करनी है क्या है। अब अगला है, भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू नहीं होगी। आईपीसी की बात है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, इसके जस्ट बाद राष्ट्रपति के एक आदेश से आ गई 370। धारा 370 में क्या, J&K के लिए विशेष प्रावधान थे। वहां पर भारत के संवैधानिक कानून या भारतीय संविधान लागू नहीं हो रहा था, तो हर कानून में लिख देते थे कि भारत है, तो भारत का मतलब क्या होगा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत। ठीक, यही ये बात हो रही है। तो कहाँ लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर में। लेकिन 2019 में 370 हटाई तो वहां पर भी लागू हो गया, तो अब सब जगह लागू है। ठीक है, यही है। 1860 कहाँ लागू नहीं थी, J&K में लागू नहीं थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से सब जगह लागू है। और जो अब नया आया है वो तो पूरे भारत में लागू है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है, बहुत सही क्वेश्चन। जो भी पुराने स्टूडेंट रहे होंगे अब वो समझ गए होंगे। देखो फिर से समझ लो, पूछा है तो आईपीसी के बारे में, हम आपको बीएनएस से भी कनेक्ट करेंगे। आईपीसी या कोई भी कानून बने, उसकी जो धारा 1 होती है, अध्याय 1 धारा 1, ठीक, वो होती है उसका संक्षिप्त नाम, कि उस कानून का नाम क्या होगा। सभी में होगा, ये कॉमन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। दूसरा, उसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा, ये चीजें उसमें दी रहेंगी, संक्षिप्त नाम और विस्तार, यही इस पर है कि कहाँ कहाँ विस्तार होगा, इस कानून का नाम क्या होगा। तो धारा 1 में ही बात है कि उसका नाम, प्रवर्तन, और प्रवर्तन कब से होगा, कब से लागू होगा, ये भी दिया रहता है। ठीक, धारा 2, किसी भी कानून की, अब जो नए आ रहे हैं उन्हें उठा लो। नए मतलब पिछले 40-50 साल से जो भी कानून बन रहे हैं उनमें ये कॉमन है कि जो धारा 2 होती है उसकी कई सारी उपधाराएं होती हैं। 2(1), 2(3), 2 का, 2 खा करके 2(40) तक जाती हैं, 2(10) तक ऐसे जाती हैं। तो धारा 2 की कई सारी उपधाराएं होती हैं, उस जितनी भी परिभाषाएं होती हैं, कहीं पर पूछे ना कि इस किस धारा में परिभाषा दी है इस चीज की, सारी परिभाषाएं नए कानूनों में धारा 2 में रहती हैं। ठीक, तो इसकी भी जो आपकी बीएनएस बनी है या बीएनएसएस बनी है, सब में धारा 2 और उसकी सारी उपधाराओं में परिभाषाएं हैं सारी। अब परिभाषाएं क्या होती हैं, सपोज करो जहां पर इन्होंने बोल दिया सरकार, तो सरकार की परिभाषा देनी होगी ना कि कौन सी सरकार, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय निकाय है, क्या है। ठीक है, वकील की दे दी परिभाषा, न्यायालय की परिभाषा, तो सब मेंशन करना होगा। न्यायालय मतलब कौन सा न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्य न्यायालय, है ना। तो ये सारी परिभाषाएं दी रहती हैं। तो जो आईपीसी है उसमें थोड़ा चेंज था। आईपीसी में धारा 2 से परिभाषाएं शुरू होती हैं और फिर इन्होंने 2 की उपधाराओं में नहीं बांटा था, 3, 4, 5 करके ऐसे 50, 55, 56 तक गई हैं धाराओं में परिभाषाएं। ठीक है, तो आईपीसी और बीएनएस में यही एक सबसे बड़ा चेंज है कि जो परिभाषाएं आप आईपीसी में पढ़ोगे वो धारा 2 से लेके 57, 56, 57 तक रहेंगी परिभाषाएं। और जो आप बीएनएस में पढ़ोगे वो सारी परिभाषाएं आ जाएंगी आपकी धारा 2, 2(1), 2(2), 2(3), इसको बोलते हैं उपधारा, धारा 2 की उपधारा 3। ठीक है, 2(4) करके ऐसे 2(39) तक परिभाषाएं दी हुई हैं आपकी। पहले अध्याय में बीएनएस में आपकी 3 धाराएं हैं, धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार, दूसरा सारी परिभाषाएं, और धारा 3 आपकी उसमें थोड़ा सा चीजें क्लियर किए गए कि क्या अपवाद रहेंगे। फिर अध्याय 2 आ जाता है। अध्याय 2 में आपकी धारा 4 दंड के स्वरूप पर बात हुई, कितने प्रकार के दंड हैं,
आईपीसी में 5 प्रकार के दंड थे, यहाँ दंड बढ़ के 6 प्रकार के हो गए। एक नया दंड जोड़ा गया, वो क्या है आपका, जो सोसाइटी की आप सर्विस करना, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस जैसे बोलते हैं ना, सामाजिक सेवा जोड़ दिया गया। किसी ने अगर नई मूवी आई थी सितारे जमीन पर, ये देखोगे तो आमिर खान को यही सजा मिलती है कम्युनिटी सर्विस की, कि छोटा मोटा अगर किसी ने अपराध किया है तो कम्युनिटी सर्विस उसको दे देंगे। एक चीज और समझना जरूरी है कि जेल या सजा, सजा क्यों होती है और सजा का आधुनिक युग में क्या मतलब है। तो समझो, जेल या किसी व्यक्ति को सजा देने का आज के आधुनिक युग में या भारत में या जो भी पश्चिमी देश हैं, उसका मतलब है सुधारात्मक कार्रवाई, उस व्यक्ति में सुधार करना। अब सुधार होने के लिए जो थोड़ी उसको इतना दंडित कर देना कि वो एकदम खत्म हो जाए, नहीं। जैसे ही दिखने लगा कि व्यक्ति सुधार हो सकता है, किन किन माध्यमों से, वो माध्यम अपनाए जाते हैं। क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस में आप देखोगे ना, 70 प्लस क्वेश्चंस वो होंगे जो अवधारणा और समझ वाले हैं, उसमें डायरेक्ट धारा नहीं पूछी है। और इनका बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एसआई पोस्ट के लिए जा रहे हो, यहाँ समझदार व्यक्ति की जरूरत है, ठीक है। तो जो भी यूपी ट्रिपल एससी वाले हैं, अगर एसआई का सोचना है ना, समझदार हो जाना, यूपी ट्रिपल एससी वाली समझ वहां नहीं चलेगी, ठीक है। आ जाओ, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है, अभी बात होगी, नाम और उसके परिवर्तन और विस्तार से। जितने कानून आएंगे सबकी धारा 1 इसी से संबंधित होगी, ठीक। आगे चलते हैं, भारतीय दंड संहिता में कुल धाराएं कितनी हैं। तो जो भारतीय आईपीसी की बात हो रही, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछे गए 2023 के पहले, दिसंबर 2023 के पहले जो भी पेपर हुए और उसके पहले ही सारे हुए हैं एसआई के, तो सब में आईपीसी थी। बीएनएस तो इस टाइम पे बनी है, तो इसमें टोटल धाराएं 511 थी। जब बीएनएस बनी तो इसमें धाराएं कितनी हो गई, 358 धाराएं हैं। अभी मैं थोड़ा और डिटेल दूंगा क्या है, तो देख लो क्या है भारतीय दंड संहिता। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी थोड़ा ऊपर है, ध्यान देना, बी नीचे है इसमें। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं। इस संहिता को 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया। ध्यान रखना, एक क्लास तो हम पीआईक्यूज में दे रहे हैं, जब हमारी रेगुलर क्लास आएंगी, बैच हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन पर बैच बना दिया गया है, लॉन्च हो चुका है, एक क्लास वहीं पर पड़ जाएगी। इसके बाद 21 अगस्त से रेगुलर क्लासेज आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद फिर आपकी रेगुलर क्लास आएंगी, एक्टिविटी मतलब जो भी यहाँ पर काम होता है, ग्रुप बनाना, टेलीग्राम ग्रुप एक्टिविटी टास्क वगैरह, वो सारे काम उसके बाद शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो 21 अगस्त से रेगुलर क्लासेज आएंगी। रेगुलर क्लासेज में किस तरीके से पढ़ाया जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पर थ्योरी क्लासेज चलेंगी। पूरा एक्ट आपका बीएनएस उठाया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता, पूरी एक धारा 1 से अध्याय ऐसे ही समझाते हुए, जैसे अभी बताया ना, धारा 1 क्या होती, 2 क्या होती, 3 में किसका वर्णन होता है। बहुत से स्टूडेंट के 2-3 क्वेश्चन इसी से सही हो जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड में बना है कि परिभाषा है 2 के अंदर होगी उपधारा, बाकी ऑप्शन में धारा 5, 7, 8 दिया है, तो वो समझ गए ये हो गई नहीं, ठीक। तो थ्योरी बेस्ड क्लासेज आएंगी। पूरा एक्ट पहले बीएनएस उठाएंगे, फिर बीएनएसएस उठाएंगे, और इसके बाद भारतीय साक्षर नियम उठाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है, ठीक। 1860 में जो आईपीसी आई थी, उसी में धीमे धीमे समय के साथ चेंज करते रहे। वही ये बोल रहे कि जो लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट बनाया था, उसी का ही संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। अभी मैंने बताया था पाकिस्तान बांग्लादेश में तो है ही है, सिंगापुर, ब्रुनई, श्रीलंका, यहाँ पर भी सब जगह लागू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब थोड़ा सा हम ना ये जो धाराएं आपकी हैं नई वाली, उनके बारे में थोड़े और फैक्ट आपको दिखाई देते हैं। ये है आपका भारतीय न्याय संहिता। चेंज क्या होगा, चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, एक तो औपनिवेशिक काल के कानून थे ये सारे जितने भी थे आईपीसी वगैरह, हमें अपना कानून लाना था। दूसरा, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी, जैसे पुरुषों के खिलाफ जो भी अत्याचार होता था उनको मेंशन नहीं किया गया था, महिलाओं के द्वारा जो होता उन्हें यहाँ पर मेंशन किया गया। जो आपने देखा होगा भीड़ हत्या, मॉब लिंचिंग होती थी, तो उस पर कोई कानून ही नहीं था। और जब इंडिया में किसी चीज पर कानून नहीं है, अगर जब वो अपराध हुआ है उस समय अगर कोई कानून नहीं है तो सजा नहीं होगी, उसको परिभाषित किया, आतंकवाद को और अच्छे से परिभाषित किया,
डिजिटल साक्ष्य, उस टाइम पे कंप्यूटर इंटरनेट था नहीं, अब आ गया, तो डिजिटल साक्ष्य को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई कि ये चीज़ें मानी जाएंगी, फॉरेंसिक वगैरह। तो नवीन संशोधन क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने, पहले तो यहाँ से देख लो, भारतीय दंड संहिता 1860 को इसने प्रतिस्थापित किया। कुल 358 धाराएं हैं, आईपीसी में 511 थी, और बहुत सारे प्रावधानों को बना के रखा गया। नए प्रावधान क्या शामिल किए गए कि अगर किसी व्यक्ति ने विवाह का वादा किया तो वो अपराध होगा। मॉब लिंचिंग को अपराध बना दिया गया। संगठित अपराध और आतंकवाद को तो कवर यूएपीए करता था, इसमें बोल दिया जो आतंक का वित्त पोषण है वो भी आतंकवाद कहलाएगा। आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास कैसे, अगर किसी अधिकारी पे दबाव बनाने के लिए कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है ना, तो वो अपराध होगा। जाते हैं ना किसी कार्यालय के बाहर तेल डाल के आग लगाने का प्रयास करते हैं। सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में जोड़ दिया गया, तो 6 प्रकार के दंड हो गए। एक होता है मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा होता है कारावास। कारावास 2 टाइप के होते हैं, एक सामान्य, दूसरा सश्रम। तो ये तो 3 सजाएं हो गई। चौथी थी उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको जब्त करना, 5वीं थी फाइन। अब एक बना दिया कम्युनिटी सर्विस, ये नया जोड़ दिया। किन किन धाराओं को हटा दिया गया, धारा 377 सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हटा दी थी, इसको यहाँ से हटा दिया गया। व्यभिचार की एक धारा होती थी। व्यभिचार क्या होता है कि जब कोई महिला है, अगर उस महिला के संबंध किसी अदर पुरुष से हैं, वो शादीशुदा महिला है, तो उस महिला का जो पति है वो उस पुरुष पर एफआईआर कर सकता था। महिला एफआईआर नहीं कर सकती, पति कर सकता। तो जेंडर न्यूट्रल नहीं था ये, इसको भी हटा दिया था। अन्य संशोधन क्या है, फेक न्यूज वगैरह, राजद्रोह अनिवार्य न्यूनतम सजा कर दी गई, ये सारी चीज़ें जोड़ दी गई है ना। लापरवाही में मौत, अगर डॉक्टर ने लापरवाही की है तो उसके लिए भी क्या कर दिया गया, सजा, अगर उससे मौत हो जाती है किसी मरीज की तो ये सारी चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं। आगे आ जाते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसी टाइम पर सारे ये तीनों पारित हो गए थे। इसने किसको प्रतिस्थापित किया है, सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसको प्रतिस्थापित कर दिया। 531 धाराएं हैं इसमें, 177 धाराएं संशोधित की गई हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनको ही देखेंगे। न्यायालयों का पदानुक्रम वगैरह क्या होगा, उनकी हायरार्की क्या होगी न्यायालयों की, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। सामुदायिक सेवा की परिभाषा, गिरफ्तारी का विकल्प, विचाराधीन कैदियों की हिरासत वगैरह, जब हम थ्योरेटिकल क्लासेज में आएंगे ना तो इनको बहुत डिटेल से करेंगे और बहुत अच्छे से आपकी समझ बन जाएगी। अभी तो केवल जानकारी देने के लिए आपको बताया जा रहा है कि अगर शुरुआती 40 से 60 दिन है तो 15 दिनों की व्यक्ति को ही हिरासत मिल सकती है जिसने भी कोई क्राइम किया है ना। 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना होगा, ये सारी चीज़ें इसमें। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको भी पारित किया गया। 170 धाराएं हैं, 24 को संशोधित किया गया, 2 को नहीं जोड़ा गया, है ना। ये सारा काम है आपका इन तीनों का। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दंड संहिता के प्रारूपकर्ता, अभी बताया मैकाले थे, ये वाला हो गया क्या, ये हो जाएगा इसका एबीसी। दंड संहिता के प्रारूपकर्ता लॉर्ड मैकाले। ये बड़ा थोड़ा सा इसने तो ऐसे भी बोल दिया था कि भारत की जो सारी पुस्तकें हैं, पूरा साहित्य, वो एक पुस्तकालय के बराबर है, ब्रिटेन में एक अच्छे पुस्तकालय के बराबर। इतना ज्यादा इसको घमंड भी था अपने यहाँ की शिक्षा पर। निम्नलिखित में से सही इंगित करना है, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। अब देखो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन सही लगेंगे, अनैतिक कृत्य भी है अपराध, समाज विरोधी भी है, और अगर किसी अपराध किसी धर्म विशेष के विरुद्ध किया जाए तो धर्म विरोधी है। लेकिन आप कानून क्या पढ़ रहे हो, आप मूल विधि, मूल विधि में कोई भी चीज क्या है, अवैधानिक है, विधान के विरुद्ध है, विधान मतलब कानून, ठीक है, तो अवैधानिक। तो इसका सही उत्तर एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, अवैधानिक। आगे चल के आप देखोगे क्योंकि कानून की भाषा सबसे जटिल होती है। अभी आप देखोगे 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें बोलेगा 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक, दोनों का मतलब एक ही हुआ। चाहे 1 से अधिक लिख दो तो भी वही मतलब हुआ, या 2 से अधिक लिख दो, लेकिन नहीं, कानूनन भाषा में जो सही माना जाएगा वो माना जाएगा 1 से अधिक। और इसी सब चीज की न्यायालय व्याख्या करते हैं। आगे चलते हैं, तो अपराध एक क्या है, अवैधानिक कृत्य। तो यही, अब देखो धाराओं के प्रश्न कम है, अवधारणा वाले ज्यादा हैं, और ये ज्यों के त्यों आपके काम आएंगे परीक्षा में।
निम्न में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को बताता है? अपराध की 4 अवस्थाएं कौन सी होती? सबसे पहले व्यक्ति के पास आशय, आशय मतलब होता है मना स्थिति, मनः स्थिति वो होनी चाहिए। जब उसकी मना स्थिति बन जाती है तो फिर वो क्या करता है? तैयारी करता है। इसके बाद तैयारी करने के बाद प्रयत्न करेगा, मतलब प्रयत्न मतलब क्राइम करेगा, और फिर जो उसका होगा परिणाम होगा। चोरी का अगर है तो चोरी परिणाम में होगी, हत्या करने का होगा तो हत्या परिणाम में निकलेगा, किसी की मृत्यु होगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। आशय प्रयत्न तैयारी, नहीं, आशय तैयारी प्रयत्न परिणाम, सी। अगले पर आ जाते हैं। अब चूंकि कोई भी कानून बनता है दुनिया में कहीं पर, तो कानून आज से थोड़ी आया। कानून का शासन ब्रिटेन में अगर चले जाओ तो 1215 का मैग्ना कार्टा था। ठीक, यहां से आया कानून का शासन, लिखित कानून होना चाहिए, है ना, सब कानून से बंधे हुए हैं। तो कानून बहुत जगह से लिया गया है, हमारे देश ने भी लिया है बहुत सारी भाषाओं से। तो लैटिन भाषा का ये शब्द है, वो ऐसे ही पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिट रिया, इसका अर्थ क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। अगर समझ में आओ तो केवल हमें एक्ट समझ में आ रहा है। एक्ट मतलब एक्शन, किसी ने कोई कार्य किया है, तो इसका मतलब यहीं से निकाल लो। वैसे मतलब डायरेक्ट याद कर लो कि किसी कार्य को करने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं बनता है जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो या उसका आशय अपराध करने का ना हो। और ये लिखा हुआ है हमारे उसमें कि अगर व्यक्ति का आशय वो ना हो, मना स्थिति वो ना हो करने की, और अपराध हो गया हो तो अपराध नहीं माना जाएगा, कोई सजा नहीं मिलेगी। एक उदाहरण भी है इसमें, बीएनएस में है। सपोज करो कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ठीक है, कोई चीज कट कर रहा है। अब ये तो लकड़ी का होता है, ये वाला हिस्सा इसका, लकड़ी में से निकल के किसी व्यक्ति में लग गई ये कुल्हाड़ी लोहे वाला, जबकि उसका मकसद नहीं था उसको मारना, वो तो लकड़ी काट रहा था, वो सामने खड़ा था। तो इस व्यक्ति पर माना जाएगा इसने कोई क्राइम नहीं किया है, क्योंकि इसका आशय नहीं था इसको मारने का। ठीक, तो ए हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। ये, हाँ, ये यूपी सब इंस्पेक्टर का बैच है, एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिया गया। 21 से रेगुलर क्लासेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, उसके पहले टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सब कुछ बन जाएगा। 21 अगस्त से प्रतिदिन क्लास आएगी। बीएनएस से ही शुरुआत करेंगे। पहली क्लास में ही बीएनएस कैसे क्या हुआ, कौन कौन सी धाराएं हैं, और 4-5 क्लासेज में पूरी बीएनएस की सारी धाराएं हम देखेंगे। ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी 7-8 आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ऐसे तैयारी ध्यान रखना, जो आपका मूल विधि और जीएस प्लस का जीएस और हिंदी, मुख्य फोकस इन पर रहेगा। 100 नंबर ये हो गया दोनों मिला के, और 100 ये ऐसे करा देंगे कि इससे मुश्किल ही कुछ बाहर जाए। आपको एक एक चीज़ ऐसे याद होगी ना कि कोई यहाँ आपसे 200 नंबर में तो कोई compete नहीं कर पाएगा। जब ये सारा काम हमारा 2.5 महीने में जितने टाइम में हो जाएगा, फिर समय बचेगा, तो फिर हम आ जाएंगे आपके किस पर? रीजनिंग और मैथ्स पर। ठीक है, फिर उस पर आएंगे, लेकिन मुख्य फोकस हमारा 100 इस नंबर रहेंगे। रीजनिंग मैथ के लिए शुरुआत में आप लोगों को कोई और जगह जो भी अच्छा पढ़ा रहा हो, एसएससी का टीचर है ना, उसको ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ से प्रैक्टिस अभी से साथ में स्टार्ट कर देना। क्योंकि बड़ी परीक्षा है, बड़ा कंपटीशन होता है, और समय बहुत अभाव होता है समय का। 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के करने होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मैथ रीजनिंग के लिए कोई और टीचर भी हो, आप साथ में उसको ज्वाइन कर लो। जब हम यहाँ कराएंगे तो वो भी चीज़ें बहुत आसान बना देंगे। फिर अपराध के गठन के लिए निम्न में से किन तत्वों का होना अपरिहार्य है? मतलब वो चाहिए चाहिए। अपरिहार्य का मतलब इनके बिना नहीं माना जाएगा कि अपराध हो रहा है। तो इसमें देखो आपकी बीएनएस में भी इसको मेंशन किया गया, या तो कोई कार्य किया गया हो और वो कानून के विरुद्ध हो तभी अपराध माना जाएगा, या कोई कार्य का लोप हो, लोप होना मतलब चूक, या आपसे वो एक्सपेक्टेड था कि आप वो काम करोगे, उस जगह पे हो, उस पोस्ट पर हो आप, कि आपका वो दायित्व है कि वो काम करना हो, फिर आपने वो काम नहीं किया, तो इसे भी अपराध माना गया। ठीक है, किसी का काम है जान बचाना किसी की, है ना, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना, अब वो वहां पर मौजूद है लेकिन रक्षा नहीं कर रही, देख रही सामने मरते हुए व्यक्ति को, क्राइम होते हुए, तो वो भी क्राइम माना जाएगा। सिंपल है। आपराधिक कार्य करने का आशय होना चाहिए, मना स्थिति होनी चाहिए।
वह कृत्य विधि द्वारा वर्जित तथा दंडनीय हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई कानून ऐसा है जो जिसमें वो अपराध की तरह दर्ज है, तभी वो माना जाएगा अपराध। सपोज करो, मैं उदाहरण देता हूँ, निर्भया कांड हुआ था 2011 के आसपास ना, दिल्ली में। उस टाइम पर क्या था कि जो नाबालिग होते हैं 18 वर्ष से उम्र के व्यक्ति, वो अगर किसी भी क्राइम में फंस जाते थे तो उन्हें 3 साल तक केवल बाल सुधार गृह में रखा जाता था। उसमें जो अपराधी था, जो रेपिस्ट था, वो 16 वर्ष से ज्यादा का था, 18 का नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा जिसने हिंसा की थी या बर्बरता, वो वही व्यक्ति था, लेकिन उसको सजा नहीं हुई। 3 साल उसको सुधार गृह में रखा गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पे, और फिर उसका पुनर्वास भी किया। उसको यहाँ जान का खतरा था तो उसको साउथ में किसी जगह रख दिया बड़े अच्छे से उसका, वो जबकि पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा थी। बाद में क्या, क्योंकि उस टाइम पर कानून में वही लिखा था। अनुच्छेद 20 आपका संविधान का क्या बोलता है? नो एक्स फैक्टो लॉ। नो एक्स फैक्टो लॉ का मतलब क्या हुआ कि उस समय पर, खासतौर से क्रिमिनल केसेस में, उस समय पर जो कानून है, अगर उस कानून में वो कृत्य अपराध की तरह दर्ज है तो जितनी सजा है केवल वही मिलेगी। अगर कोई कानून नहीं है, उसने कोई अपराध कर दिया तो सजा नहीं मिल पाएगी। एक्स फैक्टो लॉ का मतलब यह है कि बाद में ऐसा नहीं है कि क्राइम हो गया, बाद में आपने कानून बना के और आजीवन कारावास उसमें मेंशन कर दिया, इसको दे दिया, नहीं। बाद में अगर कानून बनाया तो उसके बाद जो क्राइम होगा ना, उनके लिए वो रहेगा कानून। ठीक, तो इसी का कि वह कृत्य विधि द्वारा वर्जित और दंडनीय भी होना चाहिए, तो सब हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? अपराध के आवश्यक तत्व कौन से हैं? मानव, प्राणी। दूसरा दुराशय। आशय मैंने बताया ये कि आशय क्या, मना स्थिति होती है। दुराशय मतलब गलत मना स्थिति। तो जानवर पर तो केस करोगे नहीं, हमारी जितनी भी संहिताएं हैं, कानून है, वो मनुष्यों के लिए बनी है। तो मानव प्राणी होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए। हेतु मतलब होता है उसका रीजन, कारण क्या है ना, क्यों वो कर रहा है, वो उसके पास कोई कारण होना चाहिए ना कोई अपराध करने का। ये सारी चीजें अगर हैं तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आपराधिक कृत्य करेगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4। आपराधिक कृत्य के लिए तो आवश्यक तत्व तो ये है ही, लेकिन वैसे आगे चलो तो वहां पर कार्य भी होना चाहिए। कार्य होना चाहिए या लोप भी होना चाहिए, तो वो भी आवश्यक तत्व है ना। लेकिन इसमें जो आंसर माना गया है वो क्या है, वो देख लेते हैं। क्योंकि इसमें सारे विकल्प किसी में नहीं दिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? 1 2 4। कहां पर है? ए वाला। एक मिनट। इसमें 1 2 3 होगा, हेतु नहीं होगा। आपराधिक कृत्य वही कार्य या लोप होगा, दुराशय होगा और मानव प्राणी। आगे चलते हैं, ये सारे अवधारणा वाले हैं, ठीक है। मानव प्राणी, आपराधिक मना स्थिति यानी दुराशय, कार्य या लोप हो और क्षति हो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? अपराध के मूलभूत तत्व देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पी, इंसान द्वारा किए गए, बिल्कुल। आपराधिक इरादा हो यानी दुराशय हो। कोई अवैध कार्य या चूक होनी चाहिए, वही कार्य या चूक। और इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। ये सारे आ जाएंगे, सारे आपराधिक उसके तत्व हैं अपराध के। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अपराध सिद्धांत हेतु क्या है? अपराध सिद्धांत का हेतु मतलब कारण क्या है? अपराध सिद्धांत जो है क्या करना है इसका, या परिणाम मान सकते हो हेतु का मतलब, ठीक है। तो समाज का हित, राज्य का हित, राष्ट्र का हित, अपराध का हित। तो हमने देखा ना, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो ये क्या हो जाएगा? समाज का हित। जब समाज का हित होगा तो राज्य और राष्ट्र का अपने आप हित हो जाएगा। अपराध का हित तो कोई चाहता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसका? ए हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां व्यक्ति को लगता है ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय दंड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है?
भारतीय दंड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? सांख्यिकीय आधार पर। अगला देखते हैं, अपराध की संख्या के आधार पर सरकार ने अपराधों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया? एक तो सांख्यिकीय आधार। सांख्यिकीय आधार क्या है, देखो समझो कि कोई व्यक्ति ने क्राइम किया, पहली बार क्राइम किया तो उसको थोड़ा कम सजा मिलती, दूसरी बार सेम क्राइम किया तो फिर सजा मिलेगी, फिर वो बार बार क्राइम कर रहा है तो आदतन अपराधी मान लेते हैं, फिर बहुत कठोर सजा, है ना। तो इस तरीके से सांख्यिकीय आधार पर वर्गीकरण हो जाता है। अगला वर्गीकरण किस आधार पर है? कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है या तो अन्य व्यक्ति के खिलाफ कर रहा है, या संपत्ति के खिलाफ कर रहा है, संपत्ति की हानि हो रही है, ठीक, या राज्य के खिलाफ। राज्य मतलब मैंने बोले ही, सरकार मान सकते हो आप, देश मान सकते हो, स्टेट, कोई भी सरकार राज्य होती है, ठीक है, राज्य सरकार भी राज्य होती है, केंद्र सरकार भी, स्थानीय निकाय जो है म्यूनिसिपालिटी वगैरह, नगर पालिका, या इनके जो कर्मचारी है वो भी राज्य कहलाते हैं। जो भी सरकारी कर्मचारी है वो भी राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं। तो संपत्ति तीनों आ जाएंगे इसमें। अगले उस पर चलते हैं। देखो तो अब आप लोग देख रहे होंगे ना, अधिकांश क्वेश्चन आपके अवधारणा बारे आ रहे हैं, जिस पर आपको समझ बनानी है, क्योंकि आपकी मानसिक योग्यता भी चेक की जा रही है कि आप एसआई बनने के लायक हो जो एफआईआर दर्ज करोगे। न्यायालय क्या है? न्यायालय वही उतना ही काम कर पाता है जिस लेवल पर नीचे से एफआईआर दर्ज हुई जिन जिन धाराओं में, और ऊपर जिन धाराओं के साक्ष्य आपने वहां पर दिए। न्यायालय अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाता है। तो मेन अगर कोई बोले न्याय दिलाने का काम करता है तो वो पहली एफआईआर और जो जांच होती है, वो जो साक्ष्य जुटाए जाते हैं, वो सारे काम ये एसआई लेवल के अधिकारी यही प्रमोट होके जाते हैं, तो इन्हीं के उसमें रहते हैं। तो अपराध की संख्या के आधार पर सरकार ने अपराधों का वर्गीकरण व्यक्ति, संपत्ति और राज्य के आधार पर किया है। अगला क्या है, निम्न में से दंड के किस सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराधी को पुनः अपराध न करने की सीख तो देता ही है? देखो फिर से समझो, ये सारे सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे चल के। पहला क्या है कि कठोर दंड अगर किसी अपराधी को दे दो तो अपराध ना करने की सीख तो उस अपराधी को भी मिलती है, साथ में उसको दंड को देख के ना पूरे समाज को मिलती है। तो वैसा अपराध करने की इच्छा रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी अपराध से विरत रहने की चेतावनी मिलती है। किसकी बात हो रही है? प्रतिरोधात्मक सिद्धांत की। प्रतिशोधात्मक क्या होता है? प्रतिशोध लेना। किसी व्यक्ति ने आपको हानि पहुंचाई, हाथ तोड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? इस व्यक्ति का हमें भी हाथ तोड़ना है ना। तो प्रतिशोधात्मक अलग है। इसी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को प्रतिकार सिद्धांत बोलते हैं, आगे चल के देखोगे। इसी प्रतिकार सिद्धांत को एक सामंड करके व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, इन्होंने किससे जोड़ दिया है? प्रायश्चित सिद्धांत से। तो ये सारी चीजें अभी आएंगी, सारे विद्वानों की बात होगी किसने कौन सा सिद्धांत दिया है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रतिशोध मैंने बता ही दिया कि हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत में क्या होता है आपका कि व्यक्ति के अंदर डर पैदा होता है, उसे जब सजा दी जाती है तो उसके अंदर भी डर होता है, और साथ में समाज के अन्य व्यक्ति जो भी वैसा अपराध करने की इच्छा रखते हैं उन पे भी, उनके अंदर भी एक डर पैदा होता है। प्रायश्चित मैंने बता ही दिया कि प्रायश्चित सिद्धांत प्रतिकार सिद्धांत का एक भाग हो जाएगा। बाकी प्रायश्चित होता है व्यक्ति को खुद से गिलानी होती है कि हमने ये क्यों कर दिया, जब सजा मिलती है। सुधारात्मक सिद्धांत आधुनिक है, पश्चिमी है, पश्चिमी देशों का है, कि जेल का मतलब होता है सुधार। तो पश्चिम देशों में, अमेरिका ब्रिटेन में देखो जेल बड़ी वीआईपी 5 स्टार होटल जैसी बनी होती है, वीआईपी रूम, एसी लगी हुई, खाने की बेहतरीन व्यवस्था, सारी चीजें। बस जो आपके पास नहीं होता है वो क्या नहीं होता है? स्वतंत्रता। आप बाहर अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते हो, मोबाइल नहीं चला सकते हो, जो काम करना चाहे वो नहीं कर सकते हो, जेल के नियमों के अनुसार चलना होगा। तो यही आपको फिर सिखाता है कि नहीं, हमने अपनी पूरी स्वतंत्रता खो दी, अब हमें एक क्राइम नहीं करना है। तो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराधी को पुनः अपराध न करने की सीख तो देता ही है, साथ ही वैसा अपराध करने की जो इच्छा रखने वाले अन्य व्यक्ति हैं ना, इनको भी अपराध से दूर रहने की चेतावनी देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल आपके क्वेश्चंस आईपीसी से जो पूछे गए थे वो 200 थे। जो आपके सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम और अन्य जो एक्ट हैं उसमें टोटल पूछे गए, टोटल 500 क्वेश्चन ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है अब तक जितने भी पूछे गए। तो 100 क्वेश्चन यहाँ आ गए। अब समझ लो आप लोग, बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो कितनी ज्यादा, केवल एक क्लास से आपकी समझ बन जाएगी ये सारे क्वेश्चन जब आप लोग देख लोगे। फिर से सिद्धांत पर आ जाते हैं। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत अभी मैंने बताया क्या होगा,
क्या हो जाएगा ये, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। प्रायश्चितात्मक सिद्धांत क्या होगा, व्यक्ति को आत्मग्लानि होती है। जो भी कैदी है आपने कारागार में डाल दिया, तो उसने जो भी कुकृत्य किया है उसके प्रति पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि की भावना उत्पन्न होती है। निरोधात्मक सिद्धांत में क्या है, अभी बताया था कि व्यक्ति को खुद तो डर रहते ही है कि अब दोबारा अपराध करेगा तो वही सजा मिलेगी, और साथ में अन्य लोग भी क्या होते हैं, अपराध से दूर रहते हैं जो वैसा अपराध करना चाहते हैं। सुधारात्मक में क्या होता है, दंड की सफलता के लिए अपराधी के भविष्य को ध्यान में रखा जाता है कि इसमें सुधार हो, इसका एक उज्जवल भविष्य बन जाए, जो क्राइम किया इसकी गलती थी आगे ये वैसा नहीं करे, इसमें इतना सुधार हो जाए। तो ये सारे क्या है, डायरेक्ट मैच हैं, तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, निम्न पर विचार कीजिए। कौन कौन से सिद्धांत है, प्रतिरोधात्मक बताया ही था। प्रतिरोधात्मक में क्या होता है, व्यक्ति को जिसको दंड मिलता है उसे खुद भय रहता है कि उसने ये काम अगर दोबारा किया तो फिर से दंड मिलेगा, प्लस अन्य व्यक्तियों के अंदर भी भय जाता है। प्रतिशोधात्मक में क्या होता है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। ठीक, और प्रतिशोधात्मक में एक चीज और होती है, इसी के साथ जुड़ा हुआ आगे चल के प्रायश्चितात्मक, क्योंकि इसका ये सिद्धांत का मतलब होता है प्रतिकार, प्रतिकार सिद्धांत या प्रतिकर कहीं पर लिखा होता है। तो प्रतिकर सिद्धांत और प्रायश्चित सिद्धांत दोनों जुड़े रहेंगे, और प्रतिकर का मतलब होता है प्रतिशोध लेना, लेकिन है अलग अलग। अगर नाम अलग अलग हो तो आपको प्रतिकार को जोड़ना है प्रायश्चित से, ठीक है, प्रतिकार को प्रतिशोध से नहीं जोड़ना है। ठीक, प्रतिकार प्रायश्चित सिद्धांत। फिर निरोधात्मक सिद्धांत है और सुधारात्मक सिद्धांत है। निरोधात्मक में क्या होता है, आपने उस व्यक्ति को ही क्या है फांसी देके खत्म कर दिया, कि अपराध के लिए डर तो गया ही गया, उस एक अपराधी को ही आपने खत्म कर दिया। तो उपरोक्त में से दंड के सभी सिद्धांत हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो दंड का सिद्धांत ना हो। अगर आपने देखा होगा प्रतिशोध वाला सिद्धांत कहाँ अपनाया जाता है, सऊदी वगैरह में। किसी व्यक्ति ने चोरी की, चोरी नहीं, सपोज करो किसी ने किसी के हाथ तोड़ दिया तो उसका भी तोड़ा जाएगा, है ना। पैर तोड़ दिया, पैर काट दिया तो पैर उसका काटा जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। अपराध से समाज में अपराधी के प्रति प्रतिकर की भावना और क्षोभ उत्पन्न होता है। किसी अपराधी ने अपराध कर दिया, सपोज करो उसने क्या किया, खुलेआम जाके किसी का मर्डर कर दिया, समाज में 10 लोग उसको देख रहे थे उसी जगह पे। अब भय के कारण ये लोग तो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन देखा तो है, तो इनके अंदर एक गहरा दुख होगा, क्षोभ की भावना उत्पन्न होगी कि हमने कुछ कर नहीं पाया, हम असहाय भी थे और गलत काम भी हो गया। प्रतिकर की भावना आएगी। प्रतिकर की भावना क्या होती है, प्रतिशोध की भावना, वो भी उत्पन्न होगी। तो क्या है, ये सही है। आपराधिक न्याय द्वारा अपराधी को दंडित करके क्षोभ, जो दुख है ना, तो वो न्याय के द्वारा क्या है, जिसने अपराध किया उसको दंडित करके उस क्षोभ को क्या है, शांत किया जा सकता है। सही बात है। दंड स्वयं ही अपने आप में एक उद्देश्य है, बिल्कुल। अगर किसी ने, जहां पर प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, प्रतिशोध लेने वाला, तो वहां क्या होगा, किसी ने क्राइम किया तो अगला उद्देश्य क्या है, इसका भी उतना ही लॉस कराना, तो अपने आप में एक उद्देश्य हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी में 1 2 3, ये क्या लिखा है देख लीजिए। आगे चलते हैं। प्रायश्चित की भावना प्रतिकार की भावना के समान है, यह कथन किस विद्वान ने दिया। सामंड, एंडू साइमंड्स का नाम सुना होगा, है ना, वहीं से कनेक्ट कर लो। सामंड ने बोला प्रायश्चित की भावना जो होती है, प्रतिकार की भावना होती है, प्रतिशोध की भावना आंख के बदले आंख की, तो यही भावना के समान है। ठीक, प्रायश्चित की भावना, क्योंकि जब उसको सेम दंड दे दिया जाएगा ना, तभी उसके अंदर प्रायश्चित की भावना उत्पन्न होगी, इनका कहना ये है। आगे चलते हैं। ये जितने भी विद्वान हैं जिन्होंने जो भी कथन दिया, जो भी इनकी अवधारणा है, बहुत डिटेल में आप लोगों को कराई जाएगी। आगे चल के आप देखोगे बहुत सारे वाद मतलब होता है न्यायालय में जो भी मुकदमे हैं, जो निर्णय दिए गए वो आगे के मुकदमों के लिए नजीर बन जाते हैं, खासतौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। तो वो वादों की भी बात होगी, कौन सा वाद किससे संबंधित है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट वाद भी आप लोगों को लिखा दिए जाएंगे। सत्य कथन चुनिए, सत्य कथन आपको इनमें से चुनना है। प्रायश्चित सिद्धांत प्रतिकारी सिद्धांत का ही एक भाग है, अभी मैंने बताया था, सामंड ने बोला है ऐसा। सजा कष्ट को पाप के साथ संयोजित करने के लिए होना चाहिए, ये भी सही है। सजा दोष की मात्रा के समान, हाँ, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने 100 रुपए की चोरी की और आपने उसको दे दिया आजीवन कारावास।
जो उसका दोष है उसके समानुपात में सजा होनी चाहिए। तो सारे कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले उस पर। हाँ, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन है इसका तीनों। अगला सिद्धांत आ रहा है, देखो। निम्न में से किस सिद्धांत में अपराधी को ज्ञान रहता है? जो अपराधी होता है ना, उसे पहले से ही ज्ञान रहता है कि यदि वह विधि का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। इसको निरोधात्मक से मत जोड़ना कि अपराधी को बाद में पता चलता है इतना दंड मिला है तो फिर उसके अंदर भय होगा समाज को, नहीं। इसमें क्या है, अपराधी को पहले से ज्ञान रहता है कि अगर उसने विधि का उल्लंघन किया तो उसे दंडित किया जाएगा और उसके इस दंडित से फिर समाज में भी जाएगा। ठीक है, भय, इसको बोलते हैं भय प्रतिकारी सिद्धांत। अपराधी को ज्ञात रहता है कि यदि विधि का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। निम्न में से किस अपराध के सिद्धांत को बल मिला कि जब पीड़ित व्यक्ति को नुकसान कारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बदला लेने का हक प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ये भाषा तो बहुत सरल है। आप अभी अधिनियम या एक्ट की भाषा देखोगे, बहुत ज्यादा कठिन है। ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया, आप उसका अर्थ ही नहीं, जैसे लोप हो गया, अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे क्या है। तो ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, बहुत आसान बनाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस की भाषा से मत डरो, इसलिए बता रहा हूं कि बड़ी नॉर्मल है। आप कानूनन चीजों में जा रहे हो तो भाषा तो थोड़ी सी आपको कठिन मिलेगी। तो अपराध के किस सिद्धांत को बल मिला कि जब पीड़ित व्यक्ति को नुकसान करने वाला व्यक्ति, जिसने भी जो नुकसान किया, उसके विरुद्ध बदला लेने का हक प्रदान किया गया? तो बदला लेने का हक क्या है? प्रतिशोध। आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक। अब देखते हैं ऑप्शन से। तो प्रतिशोध का ही सिद्धांत क्या है? प्रतिकारी सिद्धांत। यही हो जाएगा ए सही। बाकी मैंने बताई है कि और क्या है आपके। प्रतिकर का अर्थ मूल रूप से यह है कि दोष करने वाले किए गए दोष के कारण दंड पाते हैं। यह कथन किसका है? जो भी दोष कर रहे हैं, जिसने भी अपराध किया तो किए गए अपराध के विरुद्ध ही दंड पाते हैं। ये कथन किसका? अभी तो बात हुई है सामान्य का। निम्न में से कौन अपराध दंड का सिद्धांत है? अपराध दंड का सिद्धांत कौन सा है? तो अपराध करने के बाद दंड मिलने का सिद्धांत कौन सा है इसमें बताओ। भय प्रतिकारी सिद्धांत बिल्कुल है, निवारक सिद्धांत बिल्कुल है, सुधारात्मक, सब में ही तो दंड दिया जाता है। तो ये सारे सिद्धांत क्या हो जाएंगे? अपराध दंड के सिद्धांत। अगले उस पर चलते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत का आदर्श वाक्य क्या है? आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत। अब इसके लिए समझाने की जरूरत नहीं होगी, अब आप लोग आराम से कर जाओगे ऐसे क्वेश्चन। तो प्रतिकारी या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, ठीक है। भय प्रतिकारी में क्या होता है? उसको पहले से ही पता होता है हम ये काम करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। निवारक सिद्धांत में व्यक्ति को ही खत्म कर दिया जाता है, उसकी सारी क्षमताएं खत्म कर दी जाती हैं दोबारा क्राइम करने की। और सुधारात्मक में उसमें सुधार के उसको बहुत सारे मौके दिए जाते हैं। पैरोल वगैरह जो होती है ना, पैरोल वाला काम, राम रहीम को बहुत बार पैरोल मिलती है, अभी आसाराम बापू को भी मिली हुई है पैरोल, है ना। तो ये सब पैरोल, जमानत, ये सब क्या? सुधारात्मक सिद्धांत के काम। तो प्रतिकारी या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का आदर्श वाक्य क्या है? आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत। प्रायश्चितिक सिद्धांत निम्न में से किसका एक भाग है? अभी बताया, सामान्य ने बोला था। किसका भाग है? प्रतिकारी का। भय प्रतिकारी को मत जोड़ना, भयकारी या भय प्रतिकारी अलग सिद्धांत है, प्रतिकारी अलग है। तो क्या हो जाएगा? सी। अगले उस पर चलते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी भय की धारणा को महत्व दिया जाता है? अपराधी के में तो भय जाते ही जाता है, और किसके पास भी जाता है? अन्य लोगों में जो वैसा अपराध करना चाह रहा। तो यहां पर आ जाएगा भय प्रतिकारी सिद्धांत। अगले सिद्धांत पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार अपराधी पर सजा अधिरोपित किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि वह पुनः अपराध कारित करने की स्थिति में ना रहे? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया था कि अपराधी को इतना अक्षम बना दिया जाए कि पुनः वह अपराध करने की स्थिति में ही ना रहे। वो कौन सा सिद्धांत है? निवारक सिद्धांत। निम्न में से कौन सा सिद्धांत तुलनात्मक रूप से अपराधी को सुधारने पर जोर देता है?
बिना देखे ही आप लोग कमेंट में बताओ कौन सा हो सकता है। क्या हो जाएगा? सुधारात्मक सिद्धांत। निम्न में से सुधारात्मक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत स्वीकार किए जाने का द्योतक है? अब देखो, सुधारात्मक सिद्धांत है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व हो सकते हैं इसकी बात हो रही। अभी मैंने बताया पेरोल, दंड को निलंबित कर देना। परिवीक्षा मतलब क्या होता है? प्रोबेशन में रखना किसी व्यक्ति को, डायरेक्ट जेल में नहीं डालना, है ना, उसको प्रोबेशन में रखना, देख रेख में रखना, उस पर नजर रखना। ये सारे काम क्या है? सुधारात्मक सिद्धांत के तत्व है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का लक्ष्य चिकित्सकीय व्यक्तिक उपचार? एक चिकित्सकीय मतलब सपोज करो किसी की मना स्थिति खराब थी, उसने अपराध कर दिया, अब उसमें सुधार करना है आप, तो उसका उपचार तो करना है ना, या तो व्यक्तिगत पर्सनालिटी का उपचार करना है या उसका मानसिक उपचार करना है। तो उसका मतलब क्या है? सुधारात्मक सिद्धांत। बाकी सिद्धांत में क्या है? दंड दे रहे हो आप, उसको दंड दे दिया, बदला ले लिया। यहां पर क्या है? सुधार करना है, उसके प्रति सिंपैथी है, सत्य कथन चुनना है। सुधारात्मक सिद्धांत जो तुलनात्मक रूप से एक आधुनिक संकल्पना है, बिल्कुल सही बात है। सुधारात्मक सिद्धांत का लक्ष्य चिकित्सकीय व्यक्तिक उपचार है, बिल्कुल है। सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कारागार एक सुधार केंद्र है, जो मैंने पहले बताया था। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, तो सारे सही हो जाएंगे। 35 पर चलते हैं। प्रतिकारी सिद्धांत का आदर्श वाक्य है, आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, बिल्कुल है। प्रतिकारी सिद्धांत के अपराधी ने पीड़ित को जितनी हानि उत्पन्न की है उसी के अनुपात में अपराधी को भी हानि कारित की जानी चाहिए, बिल्कुल। प्रतिकारी सिद्धांत में पीड़ित व्यक्ति को नुकसान घोषित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बदला लेने का हक दिया जाता है, तो सभी कथन इसमें सही हो जाएंगे। डायरेक्ट ये सारी अवधारणाएं अब तो समझ में आ ही गई होंगी, मुझे लगता है याद नहीं करना पड़ेगा। सत्य कथन चुनना है। निवारक सिद्धांत में क्या है? अपराधी को असक्त, उसको ना अक्षम बना दिया जाता है, जिससे वो अपराध को दोहरा ना सके, बिल्कुल सही है। निवारक सिद्धांत के अनुसार अपराधी पर सजा अधिरोपित किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि वह पुनः अपराध ना करे, बिल्कुल। निवारक सिद्धांत में अपराधी को पुनः अपराध कारित करने के अक्षम बना दिया जाता है, तो सभी सही है, सभी वही भाषा बोल रहे हैं। निम्न में से कौन भय प्रतिकारी सिद्धांत के संबंध में सत्य है? सजा के भय प्रतिकारी सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी के साथ साथ क्या है? पूरे समाज में अन्य लोग जो भी क्राइम करना चाहते हैं उनके मन में भी भय की धारणा को महत्व दिया जाता है, सही है। अपराधी को इस बात का ज्ञान रहता है कि यदि वह विधि का उल्लंघन करता है तो क्या? दंडित किया जाएगा। अपराधी को दंडित कर अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में एक भय का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो ये चीजें मैंने बताई हैं, है ना, कि इसमें अपराधी को पता होता है कि हम ये काम करेंगे, ये विधि के विरुद्ध है, इसलिए हमें दंड भी मिलेगा। तो ये सारे सही हो जाएंगे भय प्रतिकारी में। अब प्रतिकारी और भय प्रतिकारी दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सफेद पोष अपराधों में शामिल है? सफेद पोष मतलब क्या होता है? सफेद कोट पहन के अपराध करना। कोट कौन पहनेगा? जो व्यक्ति बाहर से दिख कुछ और रहा है, मतलब कोई सर्विस में है, कोई सेवा में व्यक्ति है, बाहर कुछ और दिख रहा है और अंदर से गबन कर रहा है ना। कौन कौन से इनके अपराध हो सकते हैं? गबन करना, जमाखोरी करना, रिश्वत लेना, तो ये सारे आ जाएंगे, सफेद पोषों के हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्थाएं अपराध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? कौन कौन सी? परिवार में आप रहते हो, परिवार में क्या सीखते हो? परिवार में ये जाति ऐसी है, वो है, इस व्यक्ति ने गलत किया था, मतलब परिवार में कुछ ना कुछ तो कमियां है ना, तभी तो व्यक्ति के अंदर आ रहा है अपराध करने। सामाजिक कुरीतियां हैं, वो भी अपराध। शिक्षा स्तर, मतलब ये सारी चीजों में कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपराधी बनता है, तो सभी सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन अपराधों को रोकने के उपायों में शामिल है? अपराधों को रोकने के उपाय क्या है? अपराधों का सही पंजीकरण, बिल्कुल। आपराधिक अभिलेख जो रिकॉर्ड्स होते हैं कागजी, उनका सही रख रखाव, गश्त द्वारा अपराधों की रोकथाम, तो सभी हो जाएंगे कि सब चीज जरूरी है। अगले पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। अब आ गई आपकी थोड़ी धाराएं। तो जो पुल्लिंग शब्द हैं, मतलब अगर कहीं पर शब्द कोई प्रयोग कर दिया, व्यक्ति करता है, अब करती तो नहीं किया, करता है कर दिया, उसको ये सजा होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो नर होगा उसी को ही मिलेगा, नहीं, उसी की बात हो रही है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जो हैं वो सभी के लिए प्रयुक्त किए गए, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो। और ये कहाँ? धारा 8 में मेंशन कर दिया है
कि पुल्लिंगवाचक। और अब जो आपकी बीएनएस है उसकी धारा 10 में मेंशन है, देखो बीएनएस की भी धारा हमने यहाँ पर लिख दी है, बीएनएस की धारा 10 में मेंशन है आपके पुल्लिंगवाचक शब्द। पहले क्या थे, धारा 8 में थे। आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में किसे परिभाषित किया गया? धारा 8 जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की पूछ रहा है, तो किसे परिभाषित किया गया है? जो जेंडर होता है उसको, लिंग, दूसरा पुरुष स्त्री को, तीसरा व्यक्ति, और चौथा आपका लोक। तो धारा 8 में अभी मैंने बोला है कि जो आपके जेंडर है, लिंग, इनको परिभाषित किया गया है। और बीएनएस की ये क्या है, धारा 10 है। आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में स्त्री शब्द क्या है, किसका द्योतक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या वो वयस्क होगी, अविवाहित होगी, किसी आयु की? जैसे दो ही आप देखा करो ना, उससे ही समझ में आ जाएगा कि क्या बात कर रहा है। तो किसी भी आयु की स्त्री हो, सबके लिए है वो शब्द। पुरुष शब्द को बताया गया, जो पुरुष शब्द है किस धारा में बताया गया, आईपीसी की। अब आईपीसी में थोड़ा सा अंतर क्या है ना, इसमें जो परिभाषाएं बताई गई हैं आपकी बीएनएस में, तो जो ऊपर धारा बताई ना वो 2-10 होगी, ये ध्यान रखना, केवल 10 नहीं होगी। ऐसे ही जो यहाँ पर धारा है इसमें, क्योंकि आईपीसी थी, इसमें धाराएं 2 में केवल एक धारा पे 3-4 ऐसे बढ़ गए, तो इसमें धाराएं ज़्यादा हैं। उसमें जो सारी परिभाषाएं हैं वो धारा 2 की उपधाराओं में है, ये ध्यान रखो। तो पुरुष शब्द को बताया गया किस धारा में बताया गया आपका, यहाँ पर 10 में। और यहाँ पर धारा बीएनएस में क्या है, 219 में पुरुष शब्द का जिक्र है कि पुरुष मतलब क्या होगा, परिभाषित किया गया इसको, बीएनएस की धारा 219। भारत शब्द को परिभाषित किया गया, आईपीसी में परिभाषित करना जरूरी था भारत, क्योंकि भारत हर जगह लिखना है, लेकिन भारत में क्या शामिल नहीं था, J&K, जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं था। अब यहाँ पर सब शामिल है, तो यहाँ पर भारत शब्द को परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं थी। अनुच्छेद नंबर 1 से उठा लो, इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि पूरा भारत था, जो संविधान का अनुच्छेद 1 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, भारत शब्द को परिभाषित किया गया, ये धारा हो जाएगी आपकी। आईपीसी की धारा थी 18, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अब आपके काम का नहीं रहा, ये तो बस कनेक्ट कर रहा हूं मैं। और इसमें लिखा क्या है, वो मैटर इंपॉर्टेंट था कि भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय पूरा राज्य क्षेत्र का अभिप्राय था। धारा 10 में स्त्री और पुरुष को परिभाषित किया गया था, 20 में न्यायालय, और 21 में लोक सेवक। लोक सेवक इंपॉर्टेंट है, आईपीसी में कहा था ये, 21 में, कि लोक सेवक का मतलब क्या होता है ना, कितने प्रकार के हैं। सपोज करो केंद्र सरकार का कर्मचारी, वो भी लोक सेवक हो, राज्य का होगा वो भी, नगर पालिका का है वो भी होगा, है ना, अन्य क्षेत्रों का जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका कर्मचारी, केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त अगर कोई वो है, पैसे से चल रही है, लेकिन निजी कर्मचारी, तो वो भी लोक सेवक होगा। तो ये सारे लोक सेवक की परिभाषाएं धारा 21 में दी हुई थी आईपीसी के। अभी आपको धारा याद नहीं करनी, लेकिन ये आपको मैटर पता होना चाहिए कि हाँ, लोक सेवक की परिभाषा दी हुई थी। अब आ जाते हैं लोक सेवक शब्द की परिभाषा। भारतीय दंड संहिता 1860 की किसके तहत दी गई है, धारा 21 हो जाएगा, इसमें तो कोई वो होना नहीं चाहिए। 21 में 12 प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं लोक सेवक की, ठीक है, कि 12 प्रकार के अधिकारी कर्मचारी वो लोक सेवक। क्योंकि मैंने बताया कि बीएनएस में ये जितनी भी परिभाषाएं हैं आपकी धारा 2 में आ गई, तो ये किसमें, धारा 2 की उपधारा 28 में लोक सेवक की परिभाषाएं हैं। यहां पर भी 11 प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं कि कौन लोक सेवक होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। धारा 24 में परिभाषा दी थी, किस चीज की परिभाषा दी थी, बेईमानी की परिभाषा, बेईमानी की परिभाषा। तो बेईमानी कहलाया जाएगा कि ये बेईमान था व्यक्ति। तो ये जो परिभाषा है सेम अभी भी दी हुई है बीएनएस में, केवल धाराएं चेंज होती हैं, बाकी मैटर वही है। शब्द कपटपूर्ण, अब देखो कपटपूर्ण की भी परिभाषा होगी, इसके बाद समानुभूतिपूर्ण, या किसी व्यक्ति को आपने
जो होता है ना, मन में दुर्भावना के प्रति नहीं किया आपने काम, उसको भी परिभाषित किया गया। तो कपटपूर्ण को कहाँ परिभाषित किया गया था, ये पूछ रहा है। यहां पर आपका हो जाएगा धारा 25 में कपटपूर्ण को परिभाषित किया गया था। धारा 25 में कपटपूर्ण को परिभाषित किया गया कि किस कपटपूर्ण शब्द कब माना जाएगा कि ये कपटपूर्ण तरीके से किया गया। धारा 20 में न्यायालय था। धारा 27 में पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में, मतलब किसी व्यक्ति का कब माना जाएगा कि इस व्यक्ति का खुद का कब्जा है किसी संपत्ति पर, तब माना जाएगा। तब यदि वो संपत्ति उसकी पत्नी के कब्जे में हो, उसके लिपिक के या सेवक के कब्जे में हो, तो माना जाएगा उस व्यक्ति का ही कब्जा था। और धारा 24 बेईमानी से संबंधित थी। अब ये जितनी भी धाराएं हैं, कपटपूर्ण को परिभाषित किया गया बीएनएस की धारा 2(9) में। जैसा मैंने बोला सारी परिभाषाएं 2 में आ गई, उसकी उपधारा 9 में। किस स्थिति में कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाती है, कब मानी जाएगी? अभी मैंने बता दिया, पत्नी के कब्जे में हो, उसके लिपिक के हो, सेवक के हो, तो माना जाएगा उसी व्यक्ति के कब्जे में है वो। उपयुक्त सभी आ जाएगा। धाराएं ये आपको बीएनएस की याद करनी है, इसकी नहीं याद करनी है। वेट करो फर्स्ट क्लास के लिए, सारी धाराएं आपकी 1 बाय 1 करके आएंगी और बहुत अच्छे से बीएनएस की एक एक धारा आपको बताई जाएगी। अब है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ है जो एक अच्छा तैराक है, बा को नदी में डूबते हुए देखता है। उसने देख लिया बी को कि ये नदी में डूब रहा है, लेकिन वो क्या करता है, उसको बचाता नहीं है और वो बी डूबकर मर जाता है। तो आ ने यहां पर किस प्रकार का अपराध किया, कमेंट में बताओ बिना देखे, फिर इसका आंसर बता। तो एक्चुअली ये क्या है ना कि नैतिक अपराध तो किया, लेकिन कानूनन इसको अपराध घोषित नहीं किया गया, क्योंकि हो सकता है बा डूब रहा है, आ को भी तैरना ना आता हो, वो मना ही कर दे, एन आता हो वो मना कर दे, उसे तैरना नहीं आता, उस टाइम पर उसकी तबीयत सही नहीं थी, वो भी डूब सकता था, है ना। तो उस पर दबाव नहीं बना सकते कि आप इसको बचाए क्यों नहीं। तो क्या हो जाएगा, किसी अपराध हेतु इसको सजा नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित न्यायालय के बाद हुए, आगे की परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित कौन सा है, क्या पूछ रहा, एक बात कौन सा है भारतीय दंड संहिता की, तो ये हो जाएगा आपका बारिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर बाथ। अब आप लोग इस क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इसको। धारा 34 किससे संबंधित थी, सामान्य आशय। सामान्य आशय क्या होता है, सपोज करो दो, उसमें लिखा है एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति अगर कोई क्राइम करने के लिए सबका आशय सेम है, सबकी मना स्थिति सेम है, मिलकर प्लानिंग करते हैं क्राइम के लिए। जब मिलकर प्लानिंग करते हैं, अब क्राइम करने, सपोज करो 5 व्यक्तियों ने किया, प्लानिंग की, सब कुछ किया, लेकिन क्राइम करने सिर्फ एक व्यक्ति गया, उसने क्राइम कर दिया, तो ये पांचों व्यक्तियों पर सेम तरीके से मुकदमा चलाया जाएगा और पांचों व्यक्तियों को माना जाएगा सभी समान रूप से इसमें क्या थे, शामिल थे। ये सामान्य आशय का सिद्धांत था जो न्यायालय ने अपने एक निर्णय में दिया था, ठीक। जबकि कानून में क्या लिखा था कि वो पांचों व्यक्ति वहां पर जो स्थिति है आपकी घटना स्थल, वहां पर मौजूद होने चाहिए थे और घटना में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, इसको न्यायालय ने बदल दिया था। धारा क्या थी, 34 थी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 5-6 क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। बीएनएस केवल धारा का नंबर चेंज होगा, सामान्य आशय किस बात से संबंधित है, इस पर बहुत सारे वाद भी आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। वर्तमान में अगर बात करो कि सामान्य आशय से संबंधित धारा अब कौन सी हो गई, तो धारा 3 और 5, धारा 3 की उपधारा 5 में, और पहला जो अध्याय है उसमें केवल 3 धाराएं हैं, 1, 2 और 3। तो तीसरी धारा की उपधारा 5 में है सामान्य आशय की पूरी परिभाषा दी हुई है। और एक केस क्या था, बारिंद्र कुमार घोष बनाम किंग, बहुत सारे केस हुए हैं इस पर, अभी आगे आते हैं। इस बाद में क्या हुआ, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। क्या हुआ, जब अभियुक्त पूर्व नियोजित योजना के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं, तब धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं। सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि सभी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले प्लानिंग की है, मना स्थिति बनाई, बातें की हैं, है ना, और फिर अगर एक व्यक्ति ने भी क्राइम किया है तो सभी माने जाएंगे, सबने किया। निम्नलिखित वादों में से कौन से सामान्य आशय से संबंधित हैं, ठीक। ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे वाद हैं जो सामान्य आशय से संबंधित हैं।
महबूब शाह बनाम एम्परर, बिल्कुल है। बारिंद कुमार घोष बनाम एम्परर, बिल्कुल है। इसका सी कांतिया बनाम बंबई राज्य, ये भी सामान्य आशय यानी धारा 34 से संबंधित था। इस समय बीएनएस की धारा क्या है? 35। केवल जो शामिल नहीं था वो था डीपीपी बनाम बियर्ड। ये किससे संबंधित था? अनैच्छिक मत्यता। अब ऐसे ही शब्द आएंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में, तब बताया जाएगा कि मत्यता क्या होती है। समझ होती है कि व्यक्ति में उतनी समझ थी उस टाइम पर, मना स्थिति उसकी वैसी थी कि वो समझ पाए, है ना। तो ये वाला नहीं था, तो 3 नहीं था, 1 2 4 हो जाएगा इसका उत्तर बीमा। अगले क्वेश्चन पर आते हो, ऐसे ही बात पूछे जाते। महबूब शाह का बाद किस पर आधारित है? अभी बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में था सामान्य आशय से। सामान्य आशय का प्रावधान धारा 34 में था, अब किस में? धारा 3(5) में। क्योंकि पहले परिभाषाओं में उपधाराएं यूज नहीं की गई थी, डायरेक्ट धाराएं थी, इसलिए ये ज्यादा हो गया। ये है, देखो लिख दिया है। सामान्य आशय का अर्थ क्या होता है? क्या सभी का एक जैसा आशय हो, वही आशय हो। अब देखो यहाँ पर हर एक ऑप्शन सही लगेगा, लेकिन इनमें मोस्ट एप्रोप्रिएट सभी द्वारा उस आशय में भागीदारी होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी। अब सक्रिय भागीदारी का मतलब ये नहीं होता है कि वो घटना स्थल पर मौजूद हो, पहले प्लानिंग में हो, चीजों में हो, किसी ने कोई और काम किया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं। धारा 34 लागू होने के लिए आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो। कितने व्यक्तियों द्वारा? अभी बताया था, आपका लिख दिया है 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है? दो नहीं, इसका नहीं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का मतलब सेम होता है, और 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा भी सेम मतलब होता है, लेकिन उत्तर सही क्या माना जाएगा? 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। अगला क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में कौन कौन से आवश्यक तत्व सम्मिलित हैं? तो धारा 34 में कौन कौन से आवश्यक तत्व सम्मिलित हैं भारतीय दंड संहिता की? एक, आपराधिक कृत्य। दूसरा, 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। जैसा मैंने बोला, ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तो ये तीनों दिए हुए थे कि तीनों जरूरी थे, क्योंकि भाषा तो यही लिखी गई है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो ये 2 माने जाएंगे सही, और पहले की डेट में देखा जाए जो ऐसा लिखा है तो तीनों सही माने जाएंगे। यही हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर आते हैं कि ये पेट का पेड बैच ज्वाइन कैसे करना है, वो जान लीजिए जो भी नए स्टूडेंट हैं। जीएस रेवोल्यूशन आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, पेट का और एसआई का, है ना, पेट का भी चल रहा है बैच। प्ले स्टोर पर जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। एप्लीकेशन में स्टोर करके ऑप्शन होगा, एप्लीकेशन के अंदर भी, या ऑल कोर्सेज पर कैटेगरी देख लेना, ऑल कैटेगरी आपकी सिलेक्ट हो। कभी कभी कुछ कोर्स ही दिखाते हैं, तो ऊपर कैटेगरी देख लेना, ऑल कैटेगरी जब आप देखोगे सारे कोर्स जो हैं चल रहे हैं वो दिख जाएंगे। जो भी कोर्स आपको लेना है, कोर्स को आप पिक करो, चूज करो, उस पर क्लिक करो, वाई नाउ पर क्लिक करो, और इसके बाद वहीं से वाई कर लो। जैसे ही आप परचेज करते हो तो आपको एक स्लिप मिल जाती है। वो स्लिप आपकी 2 जगह मिलती है, एक तो चैट सेक्शन में मिलती है, आप चैट में जाओ, क्लिक करो, वहाँ पर मिलेगी। या फिर आपको वो स्लिप, कोर्स पर क्लिक करोगे तो ऊपर डाउनलोड रिसिप्ट लिख के आता है, वहाँ पर उस स्लिप को इस टेलीग्राम नंबर पर 9304213194 इस पर भेज देना है। जब आप स्लिप भेज दोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दे दी जाएगी और टेलीग्राम में भी जोड़ दिया जाएगा। बाकी कोर्स तो आपका जैसे ही आप परचेज करोगे ऐप पर ही
ओपन हो जाएगा और सारा कंटेंट तुरंत मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही तो पहले इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वेट कर लेना, आपकी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। अगर नहीं दूर होती है तो फिर आप कुछ समय बाद कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य का वाद किससे संबंधित है? अभी बताया था, सामान्य आशय, धारा 34, अगर आज की देखो धारा बीएनएस की धारा, धारा 3, उपधारा 5, इससे संबंधित है। फिफ्टी 59 क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। क्या क्या करे वो? स्वयं अपराध करे, अपराध करने में भाग ले, या वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है, जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता एजेंट बनाता है। मतलब जैसे अभी ये सब नहीं कर रहे थे मसूद अजहर वगैरह, आतंकवादी भेज दे रहे थे, इंडिया ने क्या बोला, इंडिया अपराध को वित्त पोषित करने वाले, अपराध को कराने वालों और करने वालों में कोई भी भेद नहीं करेगा, वही लिखा है यहाँ पर। लेकिन ये इससे देखो सी ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दो। सपोज करो कहीं कोई अपराध हो रहा है और घटना स्थल पर तो 20 व्यक्ति हैं, अपराध एक ही कर रहा है, अन्य राहगीर हैं, हो सकता है आने जाने वाले भी हों, तो क्या केवल घटना स्थल पर उपस्थित होने से कोई अपराधी हो जाता है? ये वाला नहीं होगा, आपका क्या होगा, ए, बी और डी। तो क्या नहीं होगा, ये गलत उत्तर पूछा है इन्होंने, ठीक है, गलत उत्तर बताओ, तो क्या हो जाएगा, सी। अगले उस पर चलते हैं, 60वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति, कि अगर कोई परिणाम है वो उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से किया है, ठीक है, कोई भी काम हो, तो कब कहा जाएगा कि ये स्वेच्छा से किया है? अगर कोई व्यक्ति कारित करने का आशय मना स्थिति रखता है, बिल्कुल सही है, वह ज्ञान रखता है कि वह इसे कारित कर रहा है, यह विश्वास रखने का कारण रखता है कि ऐसे कारित होना संभाव्य है, सारी परिस्थितियां इसकी सही हो जाएंगी। और जो आईपीसी है 1860 वाली, उसकी धारा 39 में ऐसा दिया हुआ। अगले उस पर चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना। सद्भाव की परिभाषा कहाँ दी गई है? सद्भाव की परिभाषा बीएनएस में भी दी गई है, इसमें भी बात हो रही है कि सद्भाव कब बोला जाएगा। तो सद्भाव की परिभाषा क्या हो जाएगी, 52 में दी थी आईपीसी के। ये धाराएं आपको याद नहीं करनी, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बीएनएस की करनी है, बस इससे आइडिया लगेगा कि किस किस चीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बीएनएस की जो धारा है 211, इसमें अब सद्भाव दिया हुआ है, तो ये याद कर लो बीएनएस। संश्रय क्या है? अगर इसके देखो तो श्रेय या आश्रय लगा लो, किसी व्यक्ति को आप आश्रय दे रहे हो, किसी भी चीज से हेल्प कर रहे हो उसकी, है ना, तो वो संश्रय। संश्रय किस धारा में, ये बोल रहे हैं कि किस धारा में संश्रय का वर्णन है। सद्भाव की बात तो हो गई थी, संश्रय की बात हो रही है, किस धारा में वर्णन है? सद्भाव 52 में था और संश्रय था 52A में, आईपीसी में। इसमें क्या होता है, व्यक्ति आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद ये साधन देता है अन्य व्यक्ति को। और बीएनएस की धारा क्या है, 213, जिसमें संश्रय का वर्णन है, ये याद करना है आपको। धारा 53 में कौन से दंड को निरस्त कर दिया गया है? परिभाषाएं दी थी, कौन कौन से दंड। जैसे अभी धारा 4 में चले जाओ तो 6 प्रकार के दंडों की बात है। तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी पहले 6 प्रकार के थे, 5 हो गए थे। एक दंड कौन सा निरस्त कर दिया गया था, तो वो था आजीवन पर्यावसान। फिर वर्तमान समय में 5 प्रकार के दंड का उल्लेख है, जैसा बोल रहे हैं, कौन कौन से, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास 2 प्रकार का, तीसरा जो होता है ना कारावास, आजीवन होता है लाइफ टाइम। आजीवन की भी परिभाषा दी है, लिखा हुआ है कि 20 साल, जब तक कि अन्यथा ना हो, जबकि न्यायालय ने बोल दिया जब तक नेचुरल डेथ ना हो जाए व्यक्ति को, वो मानी जाएगी आजीवन। तो न्यायालय ने अलग बोला है, कानून में अलग लिखा है, बीएनएस में भी 20 साल लिखा हुआ है, ठीक है। तो कारावास एक तो आजीवन हो गया, दूसरा कारावास होता है जो कम होता है आजीवन से। तो 2 प्रकार का होता है, या तो सश्रम होता है कठोर, या फिर सादा होता है जिसमें श्रम नहीं करना होता है। और फिर इसके बाद चौथा दंड संपत्ति जब्त करना, और 5वां जुर्माना। अब जो है बीएनएस में 6वां भी ऐड कर दिया गया, 6वें का नाम क्या है, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। और बीएनएस की धारा 4 में अब वर्णन है इनका। भारतीय दंड संहिता के तहत कितने प्रकार की दंड की व्यवस्था की गई है? 1, 2, 6, 10। ये क्वेश्चन क्या है, गलत आंसर दिया था क्योंकि 5 प्रकार के का वर्णन था।
अब 6 प्रकार के का, अगर अब पूछे तो 6 प्रकार के दंड की बात है। अपराध दंड के सिद्धांत की संख्या कितनी है? एक चीज और ध्यान रखो, पहले क्या था? इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब क्या है? न्याय संहिता। तो पहले दंड देने पर जोर था, अब न्याय देने पर जोर है, इसलिए क्या सामुदायिक सेवा भी ऐड ऑन की गई है। अपराध दंड के सिद्धांत की संख्या कितनी है देख लेते हैं। वही हो जाएगा, उस टाइम पर आईपीसी में कितने प्रकार के दंड थे? 5 थे। अब अगर बात की जाए तो 6 हो जाएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? दंड के संबंध में अभी बात हो रही है। 5 प्रकार के दंड थे। जो चीज बताई जा चुकी है उसे थोड़ा फास्ट करेंगे, जहां पर समझाने की जरूरत है उसको समझा दूंगा। भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? मतलब आजीवन कारावास अगर किसी को मिला है तो उसे माना जाएगा कि ये 20 साल का कारावास है, ठीक है। जबकि न्यायालय ने बोल दिया है कि 20 साल नहीं, ये मृत्यु पर्यंत माना जाएगा। किसी किसी केस में ये 20 साल होगा, वो न्यायालय डिसाइड करेगा। ऐसा बोला गया व्यक्ति का आचरण वगैरह देख के ये, लेकिन इन्होंने 20 साल लिखा है, बीएनएस में भी 20 साल लिखा है, और धारा ये थी उस टाइम पर आईपीसी की 57। आगे चलते हैं। बीएनएस की धारा 6 है जिसमें ये बोल दिया गया कि आजीवन कारावास का मतलब अगर अन्यथा ना निकाला जाए तो 20 ईयर्स ही है। आजीवन कारावास का अर्थ क्या है? संपूर्ण अवशेष जीवन। क्योंकि न्यायालय ने बोला तो वही कानून हो जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई चीज व्याख्या कर दें। कौन सा केस था? गोपाल विनायक गॉडसे बनाम राज्य। इसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक का कारावास है, उससे कम नहीं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की अवधि अलग अलग होती है तो इसकी कोई फिक्स अवधि नहीं है आजीवन कारावास। अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, ठीक है, जिसमें केवल जुर्माना लगाया जाना है, सपोज करो 50 रुपये 100 रुपये ऐसे लगा दिया गया और उसे जुर्माना नहीं दे रहा है व्यक्ति तो कारावास भी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कितने समय का कारावास होगा या कौन सा कारावास होगा? पहली चीज तो उसको कारावास होगा साधारण कारावास, कठोर कारावास नहीं। फिर कितने? ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का कारावास हो सकता है ऐसी परिस्थिति में अगर कोई जुर्माना नहीं देता है। आगे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए। सादा होगा एक तो। दूसरा देखो 50 रुपये तक जुर्माना, क्योंकि पहले का बना हुआ है ना, 50 रुपये बहुत होते थे, तो 2 माह का आईपीसी की बात हो रही है। 100 रुपये तक जुर्माना है, नहीं दे पा रहा है 4 महीने, और अन्य दशा में अन्य जुर्माना है कितना भी हो तो 6 माह से अनधिक, मतलब 6 माह से अधिक नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, आईपीसी पर ही दिया था कि राम ने कोई अपराध किया है जिसके लिए सजा 40 रुपये जुर्माना था, यानी कि 50 रुपये से कम था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर पाया। तो आईपीसी की धारा 67 में इसका प्रावधान था, इसके अनुसार उसे कितना महीने का कैद मिलेगा? तो 50 से कम था तो 2 महीने का मिलेगा, है ना। 100, ये ऊपर मैंने बताया 100 रुपये तक 4 महीने और बाकी 6 महीने, तो सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन फिर से समझ पर है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? ध्यान रखो, ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। ए एक व्यक्ति है, जेड भी एक व्यक्ति है, ए इसको मारता है एक छड़ी से 50 बार। कानून में क्या मेंशन है कि अगर किसी व्यक्ति को आप एक छड़ी मारोगे तो 1 साल की सजा है। मतलब छड़ी मारोगे, ये लिखा है कानून में कि अगर किसी व्यक्ति को आपने छड़ी से मार दिया, चाहे वो एक ही बार क्यों ना मारा, तो 1 साल की सजा होगी। अब उसने मार दिया 50 बार, तो क्या उसे प्रत्येक छड़ी पर 1 साल की ऐसे 50 साल की होगी? ऐसा कानून में नहीं लिखा। चाहे वो 50 छड़ी मार दे, चाहे वो 100 मार दे, जब तक या तो व्यक्ति को कोई और इतनी छड़ी मार दी कि वो व्यक्ति बेहोश हो गया या मृत्यु हो गई उसकी, तो फिर आप पर मृत्यु का केस लगेगा, अलग केस बन जाएगा, है ना। परिणाम अगर कुछ नहीं हुआ, केवल मार की चोट ही है उस व्यक्ति को, तो क्या हो जाएगा? आपको वही सजा होगी, चाहे वो 1 मारते आप, चाहे आप 50 मारते। तो ए वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या है? ए जेड को मार रहा है, ए जेड को मार रहा है, वाई हस्तक्षेप करने जाता है, दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करने जाता है, तो ये वाई को भी मारता है, और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है।
तो ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। ये बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति को मारने के लिए सजा है लेकिन दूसरा व्यक्ति भी गया, हस्तक्षेप करने गया, तो उसके लिए आप अलग सजा के उत्तरदायी हो। अब वो न्यायालय देखेगा कौन सी सजा। दो क्राइम कर दिया आपने, तो केवल दो सही हो जाएगा आपका सी। फिर एकांत परिरोध, एकांत में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसे बोला जाता है। किसी व्यक्ति को एक अंडा सेल होती है महाराष्ट्र में, जैसे मकोका लगा के, इसमें इस व्यक्ति को एकांत में अकेले में रखा जाता है, कुछ भी रोशनी भी देखने को नहीं मिलती है। तो इसकी अवधि कोर्ट ने निर्धारित कर दी है। अधिकतम कितने समय तक हो सकता है? 3 माह तक। ठीक है, तो अधिक, और अभी बीएनएस में भी 3 माह ही है, ये ध्यान रखना। तो इसकी पहले धारा क्या थी? 73। इसके अनुसार क्या था? एकांत परिरोध अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकता है। कैसे? अगर कम से कम 6 माह की सजा वो किसी व्यक्ति को दी गई है तो 1 माह तक उसमें से आप उसको एकांत में रख सकते हो। अगर 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक की सजा दी गई है तो उस व्यक्ति को आप 2 महीने तक एकांत में रख सकते हो। और 1 वर्ष से अधिक की सजा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने तक उसको एकांत में रख सकते हो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, उससे अधिक नहीं। पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति, अब इसमें भी कुछ हैं, बहुत सारे इफ एंड बट्स रहते हैं। सपोज करो कसाब था, उसे एकांत में ही रखा गया था क्योंकि आतंकवादी इतनी हीनियस क्राइम में था, दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ता, खतरनाक हो सकता, तो उसको सॉलिटरी में ही रखा था। पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया? मतलब पहले से कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो और फिर से क्राइम कर दिया तो बड़ा हुआ दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आईपीसी की धारा जो थी आपकी 75, इसमें इसका जिक्र था। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है, ध्यान रखो आपकी इस पर भी है, बीएनएस में ना अपवाद है बहुत सारे, धारा 14 से लेके ना 27 तक अपवाद हैं। कैसे अपवाद? धारा 20 बोलती है, धारा 14 ही क्या बोलती है? अगर किसी व्यक्ति से कोई कृत्य, उसका सरकारी वो ऐसे पद पर है कि उसका दायित्व है कि उस चीज को रोकना, तो वो किया, अब उसमें क्राइम हो गया रोकने में, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, सामान्य अपवाद है। ऐसे बहुत सारे अपवाद हैं आपके, है ना। तो धारा 20 में अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से कम उम्र का है, कोई शिशु है 7 वर्ष से कम उम्र का, उसने कोई भी अपराध कर दिया, उसे सजा होगी नहीं। और यही जो धारा 20 थी वो आपकी आईपीसी की धारा 82 बनती है। 82 में इसी का ही मेंशन था कि कोई 7 वर्ष से कम का शिशु हो तो वो अपराध करता है। 7 से 12 साल का अगर कोई व्यक्ति है, मतलब बालक ही होगा, अगर ये बालक है, इसका मानसिक रूप से विकास नहीं हुआ, ठीक है, अपरिपक्व है, इसने भी कोई क्राइम कर दिया तो भी इसको सजा नहीं होगी, लेकिन यहाँ उसका चेक किया जाएगा कि इसमें परिपक्वता आई थी कि नहीं आई थी। तो यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? कोई दंड नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे अपवाद हैं। किसी व्यक्ति को अगर विकृत चित्त का है, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, उसने कोई क्राइम कर दिया, उससे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, उसको सजा नहीं होगी। किसी को दूसरे व्यक्ति ने नशा दे दिया अनजाने में और उसने जाके क्राइम कर दिया, अब उसका कंट्रोल, ऐसा नशा था उसका खुद पर कंट्रोल ही नहीं था, उसे पता ही नहीं चल रहा था क्या है, तो भी वो क्राइम नहीं कहलाएगा, बशर्ते कि किसी दूसरे ने दिया हो नशा। खुद पी के गया, पता है कि इसका ऐसे असर होता है, फिर हम क्राइम कर देंगे या कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको फिर सजा होगी। तो इससे क्या होगा? कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। बचाव के लिए भूल, अगर कोई व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी है, उसने कोई अपने जो उसका पद है, जो दायित्व है, उसके निर्वहन के लिए कोई काम कर दिया और उससे किसी को नुकसान पहुंच गया, ठीक है, तो अब वो बचाव के लिए वो क्या करेगा? ये नहीं बोलेगा कि मुझे विधि की जानकारी नहीं थी, विधि की भूल नहीं मानी जाए, तथ्यों की मानी जाएगी कि तथ्यों की जानकारी नहीं थी या तथ्यों की भूल है, तो केवल बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो ये समझ होनी चाहिए जब एसआई का आप एग्जाम दे रहे हो। न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। अगर न्यायालय ने निर्णय दे दिया, सपोज करो किसी को मृत्युदंड दे दिया, अब उस आदेश के अनुसरण में कोई जल्लाद जाके फांसी पर लटका रहा है, बोले नहीं तुमने जान ले ली, है ना, तो ऐसे तो नहीं होता। तो ये धारा कौन सी हो जाएगी आपकी? 78। अगला, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यह कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित हो? अभी मैंने कुल्हाड़ी वाला उदाहरण दिया था, दुर्घटना हो गई, दुर्भाग्य से घटित हो गई, तो कौन सी धारा ऐसा बोलती? ये धारा हो जाएगी आपकी धारा 80।
अगले उस पर चलते हैं 79 पर। विधि द्वारा न्यायानुमत तथा तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये 70 अच्छा धारा में दिया हुआ है। क्वेश्चन अगला ये है, वो एक्सप्लेनेशन है। कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा, अच्छा प्रतिरक्षा वाले वाद आपके हैं। आप देखोगे आपकी धारा 34 से 44 तक प्रतिरक्षा में है कि व्यक्ति खुद की प्रतिरक्षा कर सकता है, शरीर की, दूसरे की भी कर सकता है, संपत्ति की भी कर सकता है। और इसमें अगर कोई अपराध करता है रक्षा करने में तो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा वो आर बनाम डडले एवं स्टीफन। इन सारे वादों को लिखाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा क्या है। डीपीपी बनाम बीएड का बाद मैंने बताया अस्वैच्छिक मतता से संबंधित था। वासुदेव बनाम पेप्सी राज्य का क्या है, स्वैच्छिक मतता से संबंधित। आपके में अस्वैच्छिक मतता जो है बीएनएस में धारा 23 में दी है और ये धारा दी है 24 में। समझाएंगे मतता का मतलब क्या होता है, किस केस में मतता अस्वैच्छिक होती है, किस में स्वैच्छिक होती है। और नानक चंद बनाम पंजाब राज्य का जो वाद था वो सामान्य उद्देश्य से संबंधित था। अगले उस पर चलते हैं। आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए, अभी मैंने बताया 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कोई भी अपराध कर देगा उसे नहीं माना जाएगा कि ये अपराध है। बी किस धारा में दिया हुआ था, 82 में। बीएनएस की धारा कौन सी है अभी, ये 20। और बहुत जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाए रिपीट, वो धाराएं बीएनएस की याद कर लेना जो आईपीसी में भी पूछे गए। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई। 82 की अभी बात हो रही है, 7 वर्ष का बच्चा हो अगर अपराध कर रहा नहीं माना जाएगा। बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत अपराध नहीं है यदि वह बच्चा, देखो कितनी बार वही चीज रिपीट होके आ रही है, 7 वर्ष से कम आयु का हो। बीएनएस धारा 20। हाँ अगला क्वेश्चन है डॉली एम्पोक्सिया। ये शब्द आ जाते हैं अलग अलग, न्यायालय में बहुत सारे शब्द आते हैं। डॉली को ऐसे ले लो, डॉल एम्पोक्सिया है ना, या ना समझ गुड़िया इसका मतलब होता है, ना समझ गुड़िया। वैसे इंदिरा गांधी को बोलते थे कुछ बड़े कांग्रेसी जब वो थी ना समझ गुड़िया। तो ना समझ गुड़िया किस चीज को बताता है, तो ना समझ गुड़िया आपका धारा 82 7 वर्ष तक के बच्चे को बताता है। अगर वो कोई क्राइम कर दे तो क्राइम नहीं माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 में ना समझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट, वही है धारा 82 7 वर्ष। भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसा कार्य जो अपराध है उस कार्य को करने के बाद भी अपराधी को निर्दोष समझा जाएगा, 7 वर्ष तक का है। हाँ ये वाला देखो ध्यान देना है, 7 वर्ष तक का शिशु हो तो भी अपराध करे तो माना जाएगा उसने अपराध नहीं किया या कोई दंड नहीं मिलेगा। विकृत चित्त व्यक्ति हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, उसे भी नहीं माना जाएगा। अगला 7 से 12 साल का व्यक्ति भी हो लेकिन अपरिपक्व है, परिपक्वता नहीं आई है, तो भी उसे भी नहीं माना जाएगा। ये तीनों चीजें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। बीएनएस में भी सेम है। बीएनएस में क्या है, 7 वर्ष तक का धारा 20, इसके बाद शुरू हो जाती है 21 22 23 है ना। अगला है 85। एक 6 वर्षीय बालक खा के घर में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, क्या उसे चोरी के आरोप में दंडित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। धारा 82 में ऐसा वर्णित है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। 6 वर्ष के बच्चे ने ए ने बहुत सारी मारधाड़ वाली फिल्में देख ली, उसके अंदर भी वही हीरो आ गया, तो एक दिन बी को जोर से धक्का दे देता है, चोटिल कर देता है, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, अपराध नहीं माना जाएगा, उन्मुक्ति मिली हुई है, 7 वर्ष से कम का है। दूसरा बोल रहा है क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। क्यू ने क्या किया, पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया, उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों से क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, बिल्कुल, क्योंकि क्यू ने ये काम किया है ना, क्यू ने पी को ऐसा नशीला पदार्थ खिला दिया बिना बताए। अब वो अपने खुद के कंट्रोल में है ही नहीं, कंट्रोल में नहीं है, तो वो हत्या कर देगा, तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। वहां पर भी कोई अपराध नहीं किया, यहां पर भी नहीं किया, और यही आपका आंसर है। अगर वो खुद की मर्जी से पीता,
है ना, या उसे पहले पता होता है ये हमें पिला रहा है और इसका ये असर हो सकता है, फिर अपराध करता तो अलग स्थिति होती। मैकनॉटन का बाद, मैकनॉटन बाद किससे संबंधित है, क्वेश्चन है ये। तो ये है विकृत चित्तता, विक्षिप्त माइंड से संबंधित है। अगले उस पर चलते हैं। कौन सी धारा विकृत चित्तता व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं मानती है? तो पहले की धारा की बात है कि कौन सी ऐसी धारा है जो विकृत चित्त व्यक्ति के अपराध को अपराध नहीं मानती। ये हो जाएगा आपका धारा 84। वर्तमान में बीएनएस की धारा क्या है? 22 विकृत चित्तता वाली, और 23 अनैच्छिक मत्तता हो जाएगी, 24 आपकी ऐच्छिक मत्तता हो जाएगी। निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन, अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो कौन सा ऐसा केस है? अनसाउंड माइंड, वही विकृत चित्तता हो गई, माइंड स्वस्थ नहीं है व्यक्ति का, किस में इसका प्रतिपादन किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा आर बनाम मैकनॉटन। इसमें अस्वस्थ मन के आधार पर व्यक्ति का बचाव किया गया था। कोई व्यक्ति विकृत चित्त हो, कार्य करते समय विकृत चित्तता हो, इन सब पर अपराध नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। अनैच्छिक मत्तता बताती है, अभी मैंने बताया बीएनएस की धारा याद रखो, बीएनएस की धारा क्या है अनैच्छिक मत्तता में? 23। यहां पर क्या था अनैच्छिक मत्तता में? धारा 85 और बीएनएस की 23। एक व्यक्ति, मत व्यक्ति जो है, इसको बचाव का लाभ प्राप्त होता है, कब होगा? जब वह अनैच्छिक मत्तता हो। स्वैच्छिक मत्तता किस धारा में? अनैच्छिक आपकी 85 में थी, स्वैच्छिक 86 में हो जानी चाहिए, है ना, और बीएनएस की धारा 24 में। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है, ये पूछ रहा है। ये बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बी को बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है, क्या ए ने अपराध किया? बुरी मंशा नहीं है, बिना किसी बुरी मंशा लिखा हुआ है, तो दोनों खेल रहे हैं, बिना किसी बुरी मंशा घायल हो जा रहा है, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ए ने अपराध किया, ये बोल रहा है अपराध किया है, जबकि ये अपराध नहीं है, तो ये वाला ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था, जो उसने खुद अपनी मर्जी से पी लिया था। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों से क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, यहां पर भी बोला कि इसने अपराध नहीं किया, जबकि इसने अपराध किया है क्योंकि अपनी मर्जी से वो पिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन सा निष्कर्ष सही पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, दोनों नहीं, 1 और 2 दोनों गलत हैं, या दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। आगे चलते हैं। 94 भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में आत्मरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया? आत्मरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान 99 से 106, वैसे 96 से 106 के बीच में ही था, तो बीच का कोई भी दे दे मानना ही पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, अभी जो बीएनएस की धारा है वो मैंने पहले भी बताई है आपको इसी क्लास में, 34 से 44 तक आत्मरक्षा, प्रतिरक्षा, निजी प्रतिरक्षा, ये सब शब्द का जिक्र होगा। अब देखो, सब निजी प्रतिरक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। ये शेर खा पर झपटता है, एक शेर है जो खा पर, यानी बी पर ये कोई शेर हमला कर देता है, इस पर हमला किया, ये यहाँ पर का यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके पास बंदूक है। अब इसको पता है कि हम इस पर गोली चलाएंगे शेर पर, लेकिन बी को भी लग सकती है, ये भी मर सकता है, फिर भी ये सद्भावना में गोली चलाता है और सच में ये मर जाता है बी, इससे खा की मृत्यु हो जाती है। गोली से वस्तुतः खा की मृत्यु होती है, तो क्या होगा, ये किसी अपराध का दोषी नहीं है, हत्या का दोषी क्या होगा, तो बिल्कुल सद्भावना में किया है उसने, इसी की हेल्प के लिए किया है, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई, तो ये किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। बीएनएस में भी सेम है। ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा यदि वह सहमति से किया गया है, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया है, यदि वह संयुक्त है, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल अपराध होगा। यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया तो वह अपराध नहीं होगा, और यही इसका सही आंसर।
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की। इसका अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, निम्न में से धारा 97 के अनुसार आत्मरक्षा अधिकार में क्या सम्मिलित है? तो 97 के अनुसार आत्मरक्षा के अधिकार में क्या है? व्यक्ति के स्वयं के शरीर की रक्षा, स्वयं की संपत्ति की रक्षा या अन्य व्यक्ति की संपत्ति, बिल्कुल अन्य व्यक्ति के शरीर की भी रक्षा कर सकता है आत्मरक्षा के अधिकार में। और हमलावर को लाभ प्राप्त नहीं होगा। सपोज करो हमलावर का मकसद सपोज करो संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या लूटने का था, तो संपत्ति की रक्षा। लेकिन अगर वो गया उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, फिर भी उसने हमलावर को मार दिया, तो ये भी शामिल होगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है? खुद के शरीर की, दूसरे के शरीर की, संपत्ति की, है ना, ये सब आ जाता है। दूसरे की संपत्ति की, ये सब आ जाएंगे, सब शामिल हैं आत्मरक्षा के अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा कहीं पर शब्द है या प्राइवेट प्रतिरक्षा है या केवल प्रतिरक्षा है, सबका मतलब एक ही होता है। शरीर की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, दोनों की, तो दोनों आ जाएंगे, शरीर और संपत्ति, खुद की भी दूसरे की भी आ जाएगी। आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन सही है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल वयस्कों को ही उपलब्ध है। क्या ये कथन सही है? केवल लोक सेवकों को उपलब्ध है, क्यों? बाकियों में जान नहीं होती है, सभी को उपलब्ध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्षमता का विचार किए बिना सभी को उपलब्ध है। और 97 में इसका वर्णन है। बाकी मैंने बताया प्रतिरक्षा के आपके सारे 34 से लेके BNS के 44 तक। ठीक, यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये तो PYQs की क्लास है। हमने डिसाइड किया है कि आपकी रेगुलर क्लासेज थ्योरी वाली तो आएंगी आएंगी, जैसे सारे बैचेज में आती हैं, पहले भी आई हैं। इसके साथ में आपकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मूल विधि के, वो भी टाइम टू टाइम ऐसे ही 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की क्लासेज जब भी आपका बैच चलेगा आने वाले 2 से ढाई महीने में, ये भी आएंगी, जिससे आपका एक आइडिया लगेगा। दोनों को आप एक दूसरे से तुलना करोगे, समझ बनाओगे, और साथ में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेज आएंगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो GS रेवोल्यूशन आप 3 जगह सर्च कर सकते हो। एक यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो रेवोल्यूशन, दूसरा प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, वहाँ से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा इसी नाम से GS रेवोल्यूशन के, ऐप डाउनलोड करके वहाँ से बैच परचेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी सर्च करोगे तो एक 6500 स्टूडेंट का एक ग्रुप मिल जाएगा, ओपन ग्रुप है, जहाँ पर सारी जानकारी हर चीज़ दी जाती है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो ओपन ग्रुप में। ठीक, इसके बाद आपके जो भी जानने वाले हैं, जिसको भी SI की तैयारी करनी है, आप उसके साथ ये जरूर शेयर करो। ध्यान रखना, हम इस तरीके से अपने स्टूडेंटों का लेवल बढ़ा देंगे कि एक बहुत बड़ा अंतर क्रिएट हो जाएगा, खासतौर से मूल विधि, GS और हिंदी में 200 मार्क्स में ऐसा बना देंगे कि बिना GS रेवोल्यूशन के सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आपके परिचित में जो भी है, आप लोगों को हेल्प मिल रही तो आप बिल्कुल शेयर करो सभी के साथ। बैच एप्लीकेशन पर आ गया है, आप बैच को परचेज कर सकते हो। बैच में अभी 33% यानी कि 750 रुपये फीस रखी है। 500 का बैच है अभी फिलहाल, क्योंकि 33% डिस्काउंट है। जितने जल्दी वो बैच ले लेना, आने वाले समय में डिस्काउंट खत्म कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।